ओके, सो ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ठीक है, यस। सो कल लास्ट में आपने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का डिस्कशन कर लिया था हमने, है ना। वर्केबिलिटी के कौन कौन से टेस्ट थे आपके पास में, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, वर्केबिलिटी है क्या, किस किस तरह से आपने वैल्यूज को आपस में रिलेट कर रखा है, स्लम्प की वैल्यू को, कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू को, वीवी टाइम की वैल्यू को आपस में किस तरह से हमने रिलेट कर रखा है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, है ना। सो आज डिस्कस करते हैं। देखो कुछ और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके पास। पीडीएफ आपको मैंने भेजी हुई है, उस पीडीएफ को ओपन करो जरा, जो कल भेजी हुई थी फाइल, जो अभी पुरानी फाइल चल रही थी ना उसी को ओपन करिए। जो पुरानी फाइल चल रही थी अभी उसी को ओपन करो, पुरानी फाइल को ही, पुरानी फाइल के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ। पुरानी फाइल जो भेजी हुई है कॉन्क्रीट की फर्स्ट फाइल, ठीक है, कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट फर्स्ट फाइल जो है ना आपके पास, कॉन्क्रीट फर्स्ट फाइल, इसमें टॉपिक होगा आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट, ये टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट, ये टॉपिक है आपके पास में, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट, इसके बारे में देखना है। तो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट, क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट, इसके बारे में डिस्कस करना है। कॉन्क्रीट को कई बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर रखा है। कॉन्क्रीट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट बेसिस। अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में हम कॉन्क्रीट को क्लासिफाई कर सकते हैं। जस्ट समझते चलो पॉइंट्स, बिल्कुल सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई, कॉन्क्रीट की जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने करी है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन करी है ऑन द बेसिस ऑफ द बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल आपके पास में कौन सा है, बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे आपने इसको क्लासिफाई करा है कि कौन सा बाइंडिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हो कॉन्क्रीट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कॉन्क्रीट हमें पता है ऑलरेडी होता क्या है कि भाई बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है, इसमें कोर्स एग्रीगेट यूज होता है, फाइन एग्रीगेट यूज होता है, सारी चीजें यूज करते हैं ना। तो बाइंडिंग मटेरियल कौन सा यूज करा है, इस बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई कर दिया अलग अलग कैटेगरी में। जैसे फर्स्ट आपके पास में क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट है सीमेंट कॉन्क्रीट। नाम से क्लियर है, कॉन्क्रीट बेसिकली बाइंडिंग मटेरियल होता है उसमें। अगर आपने बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट को यूज कर रखा है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रखा है सीमेंट को, तब हम उसको सीमेंट कॉन्क्रीट कहते हैं। अगर बाइंडिंग मटेरियल जो यूज करा है अगर वो सीमेंट है, तब हम उसको सीमेंट कॉन्क्रीट कहते हैं। अगर बाइंडिंग मटेरियल आपने चेंज कर दिया, आपके कॉन्क्रीट का नाम बदल जाएगा। अगर बाइंडिंग मटेरियल आपने चेंज कर दिया तो आपके कॉन्क्रीट का नाम बदल जाएगा। सीमेंट को यूज कर रखा है इसलिए सीमेंट कॉन्क्रीट बोला। दूसरा आता है आपके पास में सेकंड टाइप, सेकंड इज लाइम कॉन्क्रीट। नाम में क्लियर है। अब जैसे अगर बाइंडिंग मटेरियल यूज कर रखा है किसको, लाइम को, बाइंडिंग मटेरियल यूज करा है लाइम को, तो क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे लाइम कॉन्क्रीट। जो बाइंडिंग मटेरियल आपने यूज करा है दैट इज एक्चुअली लाइम, लाइम यूज करा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइम कॉन्क्रीट कहेंगे। क्लियर है। सीमेंट कॉन्क्रीट बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट को यूज करा है तो सीमेंट कॉन्क्रीट बोलते हैं। लाइम कॉन्क्रीट बाइंडिंग मटेरियल लाइम को यूज करा है तो इसको हम लाइम कॉन्क्रीट बोलते हैं। थर्ड आया आपके पास में, थर्ड थर्ड जिप्सम कॉन्क्रीट। जिप्सम कॉन्क्रीट, थर्ड वन इज जिप्सम कॉन्क्रीट। क्या मतलब है, मतलब सिंपल है, बाइंडिंग मटेरियल हमने यूज करा है किसको, जिप्सम को यूज किया है। जिप्सम यूज किया है एज अ बाइंडिंग मटेरियल तो क्या बोल दिया इसको, जिप्सम कॉन्क्रीट बोल दिया। बाइंडिंग मटेरियल यूज करा जिप्सम को तो क्या बोलने लगे, इसको जिप्सम कॉन्क्रीट बोलने लगे। आई थिंक ये तीनों क्लियर हुए होंगे। बहुत सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है, कुछ भी ज्यादा डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। सिंपल बाइंडिंग मटेरियल के बेस पे क्लासिफाई करा। बाइंडिंग मटेरियल अगर सीमेंट यूज करा था तो सीमेंट कॉन्क्रीट बोल दिया। बाइंडिंग मटेरियल लाइम यूज किया तो लाइम कॉन्क्रीट बोल दिया। बाइंडिंग मटेरियल जिप्सम यूज करा तो जिप्सम कॉन्क्रीट बोल दिया। सिंपलेस्ट पॉइंट है बिल्कुल एकदम, लाइम कॉन्क्रीट, जिप्सम कॉन्क्रीट एंड द सीमेंट कॉन्क्रीट। नाउ सेकंड आता है आपके पास में, अब डिस्कस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क डेंसिटी। इसकी बल्क डेंसिटी के बेसिस पे भी हमने सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है। सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द, तो ये तो फर्स्ट वन था ना अपने पास में, ये फर्स्ट था। नाउ सेकंड क्या है आपके पास में, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी के बेसिस पे। अब
अब कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क डेंसिटी क्लासिफाई। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लिया आपने बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ द बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी के बेसिस पे इसको हमने बेसिकली 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। क्लासिफाई करा है 4 ग्रुप्स में, क्या? ए, बी, सी एंड डी। ABCD 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा है। अब अगर सपोज अगर बल्क डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ रो, बी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रो मतलब डेंसिटी, बी मतलब बल्क। बल्क डेंसिटी को मैं रो बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ये वैल्यू, इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर हैवी कंक्रीट कहते हैं, हैवी वेट कंक्रीट कहते हैं। आप क्या बोल सकते हो? इसको हम कहेंगे सुपर हैवी कंक्रीट, हैवी कंक्रीट या फिर यस सुपर हैवी कंक्रीट कहेंगे, या फिर सिंपली हैवी कंक्रीट भी कह सकते हो, हैवी कंक्रीट भी कह सकते हो। सो क्या है आपके पास में? फर्स्ट, अगर बल्क डेंसिटी 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, सुपर हैवी कंक्रीट कहेंगे, या फिर हैवी कंक्रीट भी कह सकते हैं सिंपली। दूसरे केस में आपके पास में क्या आता है? अगर बल्क डेंसिटी आपकी 1800 से लेकर 2500 के बीच में लाई करती है, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप डेंस कंक्रीट। क्या कहते हैं इसको? डेंस कंक्रीट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज डेंस कंक्रीट, इसको हम कहते हैं। आया समझ में? कुछ इसमें ऐसा समझाने वाला है ही नहीं, सिंपल से पॉइंट है भाई। बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे जो बाइंडिंग मटेरियल यूज करा उसके बेस पे उसका नाम रख दो। डेंसिटी 2500 से ज्यादा है तो उसको हैवी वेट कंक्रीट बोल दिया, सुपर हैवी कंक्रीट बोल दिया। 1800 से 2500 के बीच में है, डेंस कंक्रीट बोल दिया इसको। अगर डेंसिटी मान लीजिए आपकी 500 से लेके 1800 तक है, 500 से लेके 1800 तक अगर डेंसिटी है, इसको क्या कहते हैं? लाइट वेट कंक्रीट कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द लाइट वेट कंक्रीट कहते हैं, लाइट वेट कंक्रीट कहते हैं। लास्ट क्या है आपके पास में? अगर डेंसिटी लेस देन 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा लाइट वेट कहेंगे, एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट। यहां तक क्लियर हुआ सब? सिंपल पॉइंट है बिल्कुल, जस्ट वैल्यू के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया। डेंसिटी ज्यादा थी, हैवी वेट बोल दिया, थोड़ी कम हुई डेंस बोल दिया, और ज्यादा कम हो गई लाइट वेट बोल दिया, और ज्यादा कम हो गई एक्स्ट्रा लाइट वेट बोल दिया। बताइए जरा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को? बोलो, बताओ, क्लियर है पॉइंट? यहाँ तक के सब पॉइंट क्लियर है? चलिए, सो क्लियर है पॉइंट्स। सो यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब थर्ड आता है आपका, थर्ड बेस पे क्लासिफाई करेंगे इसको, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द थर्ड बेसिस। देखिए थर्ड क्या होगा क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन करना है हमें। तो थर्ड हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, थर्ड क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ कास्टिंग, प्लेस ऑफ कास्टिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ कास्टिंग। प्लेस ऑफ कास्टिंग के बेसिस पे हम क्या करेंगे? इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ कास्टिंग। प्लेस ऑफ कास्टिंग के बेसिस पे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम लिख रहे हैं एंड सेकंड क्लासिफिकेशन है आपके पास में। फर्स्ट होगा इन सीटू कॉन्क्रीट, इन सीटू कॉन्क्रीट, एंड सेकंड क्या होगा? प्री कास्ट कॉन्क्रीट, प्री कास्ट कॉन्क्रीट, प्री कास्ट कॉन्क्रीट। सिंपल डिफरेंस है। इन सीटू कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की कास्टिंग भी आपने साइड पर ही करी, उसको यूज भी साइड पे ही किया। कॉन्क्रीट की कास्टिंग भी साइड पे ही की, वहीं पे ही उसको यूज किया। इन सीटू कॉन्क्रीट बोल देते हो। इन सीटू का मतलब होता है एट साइट, इन सीटू का मतलब होता है एट साइट। एट साइट आपने कास्टिंग करी है, एट साइट हमने कास्टिंग करी है, वहीं पे उसको यूज करा है, तो क्या बोल दिया? इन सीटू कॉन्क्रीट बोल दिया। प्री कास्ट कॉन्क्रीट, कास्टिंग हमने पहले ही कर रखी है, कास्टिंग पहले ही कर रखी है, साइड पे क्या करना है? सिर्फ मेंबर्स को असेंबल करना है, सिर्फ मेंबर्स को असेंबल करना है साइड पे जाके। कास्टिंग उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्री कास्ट कॉन्क्रीट। जैसे प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्टार्टिंग में जब आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में बताया था, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में बताया था, वहां पर आइडिया भी दिया था इसके बारे में कि प्री कास्ट मेंबर होते हैं, ऑलरेडी उनकी कास्टिंग कर रखी है, साइड पर जाकर जस्ट उनको असेंबल करना है। इन सीटू साइड पे ही कास्टिंग करी, वहीं पे उनको यूज करा।
प्रीकास्ट का मतलब है ऑलरेडी कास्टिंग आपने पहले कर रखी है, साइट पर जाकर जस्ट उनको क्या करना है, असेंबल करना है, उनको जस्ट यूज करना है, जैसे हमारे प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स होते हैं। आया समझ में? बोलो, क्लियर है? सो दोनों पॉइंट आए समझ में? क्या फर्क होता है दोनों में, बताइए, क्लियर है? इन सीटू एंड प्रीकास्ट क्या डिफरेंस है दोनों में? चलो यहां तक क्लियर है। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन आया, ये थर्ड बेस पे हमने इसको क्लासिफाई करा है। ये थर्ड क्लासिफिकेशन सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, जस्ट एक बार सुन लोगे ना तो हमेशा याद हो जाएंगी चीजें। एक बार जस्ट सुनने की बात है, सुन लिया समझ लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगी सब। ठीक है, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आएगा क्या, देखिएगा नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है आपका फोर्थ बेसिस, फोर्थ क्लासिफिकेशन है, दैट इज अ फोर्थ वन। फोर्थ क्लासिफिकेशन करेंगे एंड यस फोर्थ क्लासिफिकेशन, एंड द फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। एंड द क्लासिफिकेशन जो है एज पर IS 456 के हिसाब से है, एज पर IS 456 के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। किस बेस पे क्लासिफाई कर रखे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट। इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, किसी ना किसी एग्जाम में रैपिड कंटिन्यूअसली यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, एग्जाम्स में इस पार्ट से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आपके पास पूछते रहते हैं, ग्रेड वाले पार्ट से। ग्रेड के बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफिकेशन इनकी करी गई है, क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलते रहते हैं यहाँ से। देखिएगा जरा क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड हमने कॉन्क्रीट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा है। ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड आपने कॉन्क्रीट को 3 पार्ट में क्लासिफाई करा है। फर्स्ट आपके पास में क्या आता है? फर्स्ट आता है आपके पास में ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट आता है। सो द फर्स्ट विल बी ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट। ग्रेड के बेसिस पे 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट है। अगर आप अपनी PDF ओपन करो, PDF में आपको क्लियर कट एक टेबल बनाकर दे रखी है। अब जस्ट उस टेबल को देखो, मैं आपने लिखूंगा, मैं टेबल में वहीं पे आपको समझा रहा हूँ। सबके पास आपके पास टेबल है, हर किसी के पास में वो टेबल है, नोट्स हर किसी के पास में है, तो जस्ट उसको एक बार देखो, वहीं से मैं समझा रहा हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्या बेसिकली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमने इसको क्लासिफाई करा है 3 कैटेगरीज में। तो टेबल में आपके पास 3 कॉलम बने हुए हैं, टेबल में आपके पास में 3 कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ग्रुप, फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है ग्रुप, सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है आपके पास ग्रेड डेजिग्नेशन, ग्रेड डेजिग्नेशन, एंड थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है क्या? स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज, ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो क्या लिखा है फर्स्ट में, आपको समझ में आया? सेकंड में क्या लिखा है आपके पास में? ग्रेड लिखा हुआ है। एंड थर्ड में क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 days of 150 mm क्यूब, ये लिखा है थर्ड में। किस यूनिट में है? यूनिट है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इसको समझेंगे अभी, बहुत डिटेलिंग में समझेंगे हम इसको आगे चल के। अभी के लिए जस्ट आप वैल्यू याद रख लो डायरेक्टली। आगे मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी डिस्कस करूंगा आपसे, कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी डिस्कस करूंगा, आगे चल के डिस्कस करेंगे उनको। अभी कुछ टाइम आने बाद आने वाले ही है वो टॉपिक। अभी के लिए जस्ट टेबल समझिए। टेबल में 3 कॉलम दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट में है ग्रेड डेजिग्नेशन, सॉरी फर्स्ट में है आपके पास क्या? ग्रुप लिखा हुआ है। सेकंड में ग्रेड डेजिग्नेशन, एंड थर्ड में क्या है आपके पास? स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज ऑफ 150 mm क्यूब न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखा हुआ है। तो हमने बेसिकली 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई करा है कंक्रीट को, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। ठीक है, 3 कैटेगरी आ गई आपके पास में, ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है, स्टैंडर्ड कंक्रीट आ गया, एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आ गया आपके पास में, एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आ गया। तो क्या मतलब हुआ यहाँ से बेसिकली बोलने का मतलब है 3 कैटेगरी में आपने इसको डाल दिया है। अब ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने ग्रुप्स आते हैं? ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपने डाला हुआ है किस किस को? M10 M15 एंड M20, इन 3 ग्रुप्स को आपने डाल दिया कहां पे? इन 3 कंक्रीट को आपने डाल दिया, इन 3 ग्रेड्स को आपने डाल दिया किसमें? ऑर्डिनरी कंक्रीट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 ग्रेड आएंगे हमारे किसकी कैटेगरी में? ऑर्डिनरी कंक्रीट की कैटेगरी में, M10 M15 एंड M20, 10 15 एंड 20। सेकंड आपके पास में आएगा जो सेकंड कैटेगरी होगा, दैट सेकंड विल बी व्हाट? स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट। इसमें समझिएगा जरा आप, यहाँ पे क्या क्या आएगा आपके पास? M25 30 35
40, 45, 50, 55 एंड 60 ये सब आ जाएंगे। 25 से लेके 60 तक ग्रेड आ गए, M25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। क्लियर है? सो यहाँ पे आपके पास ऑर्डिनरी कंक्रीट में आपके पास 3 ग्रेड आ रहे हैं, 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है। स्टैंडर्ड में आपके पास 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60 ये सब ग्रेड्स आ जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक्चुअली में यहाँ पे रिवीजन हुआ है, यहाँ पे कोड का रिवीजन हुआ है। रिवीजन क्या हुआ है? पहले कुछ टाइम पहले तक, रिवीजन से पहले तक आप स्टैंडर्ड कंक्रीट में सिर्फ 55 तक ही कंसिडर किया करते थे। स्टैंडर्ड कंक्रीट में आप सिर्फ 55 तक ही कंसिडर करते थे, बट आफ्टर द रिवीजन आपने क्या करा? उठाकर M60 को उठा के डाल दिया किसमें? स्टैंडर्ड कंक्रीट में डाल दिया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि M60 किसकी कैटेगरी में है? स्टैंडर्ड कंक्रीट की कैटेगरी में है। आया समझ में? तो पहले M55 तक ही हम स्टैंडर्ड कंक्रीट में कंसिडर करते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप M60 भी किसमें कंसिडर करते हो? स्टैंडर्ड कंक्रीट की कैटेगरी में ही कंसिडर करते हो। आया समझ? चलिए थर्ड आपके पास में आएगा, द थर्ड विल बी, थर्ड जो आपके पास में है क्या है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। HSC लिख दिया मैंने, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसमें कौन कौन से ग्रेड आ जाएंगे? 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100। 95 एंड 100 ये सब ग्रेड आ जाएंगे इसमें। ये सब यहाँ पे क्या है? ग्रेड आ जाएंगे, ये सब ग्रेड आ जाएंगे। सो M65 से लेके 100 तक आ जाएगा आपका किसकी कैटेगरी में? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहले आपके पास में जो था ना, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आप M80, 85 तक ही कंसिडर किया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे आपने इसको कहाँ तक पहुंचा दिया है? 100 तक पहुंचा दिया है। 100 तक आप किसमें कंसिडर करने लगे हो? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में कंसिडर करने लगे हो। तो बेसिकली ये ग्रेड्स हैं आपके पास। 3 ग्रुप में आपने इसको क्लासिफाई कर दिया, ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट एंड द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट आ गया। 25 से लेके 60 तक आपका चला जाएगा हाई स्ट्रेंथ, बेसिकली स्टैंडर्ड में। 65 से 100 तक चला जाएगा आपका किसमें? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में चला जाएगा। इससे नीचे रहेगा आपका किसमें? स्टैंडर्ड में। और ये M10, 15 एंड 20 किसमें जाएगा? ऑर्डिनरी कंक्रीट में जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मतलब समझो, ये जो बेसिकली आपके पास में है ना, अब यहाँ पे इसका मीनिंग समझिए आप। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है M, सपोज मैंने M20 लिखा हुआ है, M20 मैंने लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस M20? ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई M10 ग्रेड है, M15 ग्रेड है, M20 ग्रेड है, 25 ग्रेड है, व्हाटएवर। बट इस M25 का मीनिंग क्या है वो समझो। या सपोज मैं यहाँ पे M के आगे कुछ भी X लिख दे रहा हूँ, M के आगे मैंने यहाँ पे कुछ भी X लिख दिया, और ये X क्या है? व्हाट इज दिस X है कि नंबर। X बेसिकली ये नंबर है। जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ भी नंबर हो सकता है, X जो है वो आपका कुछ भी नंबर हो सकता है। तो X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मीनिंग समझिए, ये जो M होता है ना, M रेफर्स टू द मिक्स। इसका मतलब होता है मिक्स। M किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। और X का जो मीनिंग होता है, X रिप्रेजेंट करता है किसको? इट रिप्रेजेंट्स द characteristics compressive strength. It represents the characteristics compressive strength of the cube of size 150 mm after 28 days of testing. After 28 days of testing. So X रिप्रेजेंट करता है किसको? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज ऑफ टेस्टिंग ऑफ 150 mm क्यूब। इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? X रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर आप किसी ग्रेड को M15 बोल रहे हो, दैट मींस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज की टेस्टिंग के बाद में कितनी आएगी? कम से कम निकलकर 15 तो जरूर निकल कर आएगी। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिस्कस नहीं किया है। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने अभी आपसे डिस्कस नहीं करा है, इसीलिए मैं इसको अभी ज्यादा डिटेलिंग में लेकर नहीं जा रहा हूं। मैं पहले आपसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद में आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिस्कस करूंगा। आज आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्टिंग शुरू हो जाएगा, फिर हम आएंगे किस पे? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे। अभी के लिए मैंने जस्ट यहाँ पर बता दिया है कि नंबर का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, डिटेलिंग में क्या मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, वो आप देखोगे बाद में आने वाले 1-2 दिन में आप उसको समझ लोगे अच्छे से। सो यहाँ तक का मुझे बताओ, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्या मतलब है? इन सारी चीजों का मीनिंग आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। बोलिए जरा, बताओ। बताओ सब लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत है? उसको एक बार जो वो वहां पे भेजा हुआ है फाइल में वो जो टेबल बनी हुई है, टेबल को पढ़कर भी देख लो,
एज इट इज जो यहाँ पे बताया गया वही सेम टू सेम चीज वहां पे लिखी हुई है, जो आपको यहाँ पे बताया वही सेम चीज वहां पे लिखी हुई है। उसके बाद में 2 नोट पॉइंट भी लिखे, उसके बाद में 2-3 नोट पॉइंट भी लिखे हैं आपके पास में। क्या क्या नोट पॉइंट लिखे हुए हैं? नोट पॉइंट लिखा हुआ है आपके पास में, फर्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो 2-3 नोट पॉइंट लिखे हुए हैं उसके बाद में, कि ये जो कंक्रीट का यहाँ पे नंबर लिखा है ना M10 M15, इसमें M किसको रिप्रेजेंट करता है? M रिप्रेजेंट द मिक्स, M रिप्रेजेंट करता है मिक्स को। और ये जो नंबर लिखा हुआ है ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ of 150 mm cube after 28 days of testing, after 28 days of testing। ये रिप्रेजेंट करता है कौन? नंबर रिप्रेजेंट करता है चीज। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है वो डिस्कस करेंगे, 1-2 दिन बाद आपका टॉपिक आ जाएगा वो, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा वो। साथ साथ आपको एक और चीज बताई गई है, हमारा जो IS 456 है उसके जो भी प्रोविजन है, IS 456 जो है हमारा, उसके जो भी प्रोविजन है, जो भी उसने वैल्यूज आपको बताई हुई है, जो भी उसने आपको चीजें बताई हुई है, वो सारी की सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें आपकी सिर्फ, वो सारे के सारे प्रोविजन आपके सिर्फ M60 ग्रेड तक ही वैलिड होते हैं, वो सिर्फ आपके M60 ग्रेड तक ही वैलिड होते हैं। पॉइंट सेकंड पढ़ो एक बार, सेकंड पॉइंट जो कह रहा है उस PDF में, सेकंड नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड अबव M60, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड अबव M60 डिजाइन पैरामीटर ऑफ IS 456 आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड, आर नॉट वैलिड, एंड फॉर दिस कंडीशन and for this concrete experimental results should be used, experimental results should be used। क्या मतलब है इसका? देखिएगा, हमें ये जितने भी हमारे कोडल प्रोविजन है ना, जितने भी हमारे कोडल प्रोविजन है जो हमें IS 456 कहता है, ये सारे के सारे प्रोविजन M60 तक ही वैलिड हैं, M60 तक ही वैलिड हैं। अब अगर आपको M60 से ऊपर जाना है, आपको अगर M60 से ऊपर जाना है तो आप क्या करो, M60 से ऊपर के लिए अगर आप बात कर रहे हो, M60 तक तो आपके IS 456 के रिजल्ट्स वैलिड हो जाएंगे। M60 से अगर आप ऊपर बात करोगे ना, तो आप जो रिजल्ट्स यूज करोगे, आप जो रिजल्ट्स यूज करोगे ना, वो बेस्ड होने चाहिए किस पे? वहीं पे साइट पे एक्सपेरिमेंट्स करो, रिसर्च करो, उसके बेसिस पे जो रिजल्ट निकल कर आएंगे उसके बेसिस पे यूज करो। आया समझ में? डायरेक्टली आप IS 456 के रिजल्ट्स को यूज नहीं कर सकते M60 ग्रेड से ऊपर के लिए, सिर्फ M60 ग्रेड तक के लिए ही यूज कर सकते हो, ये हमारा हमें कोड कहता है। आप अपना कोड पढ़ोगे IS 456 उठा के, आपको डायरेक्टली वहां पे कोडल प्रोविजन लिखा मिल जाएगा। एक टेबल दे रखी है आपकी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट की, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट में ये सारे के सारे ग्रेड मेंशन कर रखे हैं, उसके जस्ट नीचे उन्होंने क्लोज लिख रखे हैं, बस डायरेक्टली क्लोज बताया मैंने आपको IS 456 का। तो M60 से ऊपर जो भी आप यूज करोगे, जो भी रिजल्ट्स आप यूज करोगे, दे शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे वो सारे के सारे रिजल्ट्स होने चाहिए। आप डायरेक्टली 456 का प्रोविजन उठाकर वहां पे नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ तक बताइए, कोई किसी तरह की दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो ये सब क्लियर है, आया समझ? चलिए देखिए, यस, हाँ, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या टेबल थी। देखो इसीलिए आपका जो M60 है ना, M60 ग्रेड जो है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। M60 ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? पहले ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरी में आता था, लेकिन आज के टाइम पे आपने इसको किस में डाल दिया है? स्टैंडर्ड कंक्रीट की कैटेगरी में डाल दिया है। दूसरी बात, कोडल प्रोविजन कहाँ तक वैलिड होते हैं? सिर्फ M60 तक ही वैलिड होते हैं, इसलिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है M60। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टेबल है, क्वेश्चन आ जाता है आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताइए M20 ग्रेड आपका किस कैटेगरी में आएगा, M15 ग्रेड आपका किस कैटेगरी में आता है। आया समझ में? चलो अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था आपका, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका आएगा क्या? नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन, इसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। अब इसका मतलब समझो, इसका मीनिंग ये है बेसिकली कि लेट अस सपोज, आगे आप बहुत जगह पे ऑब्जर्वेशन करोगे कि डायरेक्टली आपको ऐसा लिखा मिलेगा, सपोज आपको ऐसा लिखा मिलेगा बहुत जगह पे 1:3:6, 1:1.5:3, ऐसा लिखा मिलेगा आपको, 1:2:3,
4। इस तरह से आपको लिखा मिलेगा कंक्रीट के बारे में। अब इसका मतलब समझो, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, अगर सपोज कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ना, x is to y is to z, x is to y is to z, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे x रिप्रेजेंट करेगा किसको? बाइंडिंग मटेरियल जो होगा दैट इज सीमेंट। मान लीजिए हमारे केस में बाइंडिंग मटेरियल क्या है? सीमेंट है, हम सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं। y होगा आपका क्या? फाइन एग्रीगेट, जो कि बेसिकली क्या है? सैंड है। हमारे केस में क्या है? सैंड है। सीमेंट हमारे केस में क्या है? सीमेंट है, बाइंडिंग मटेरियल। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो उसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या है? सीमेंट है। फाइन एग्रीगेट क्या है? हमारे केस में सैंड है। इन एक्चुअल तो कुछ और भी हो सकता था, लेकिन हमारे केस में क्या है? सैंड है। थर्ड लिखा हुआ है आपका जेड, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कोर्स एग्रीगेट को, जो कि क्या होंगे? ग्रेवल्स होंगे आपके पास। दैट विल बी ग्रेवल्स, दैट विल बी ग्रेवल्स, दैट विल बी ग्रेवल्स। ये मतलब है बोलने का। अब समझो जरा बात, यहाँ पे हमने क्या करा है? पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे, पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे आपको कंक्रीट के ग्रेड डिफाइन करे गए हैं। आपने इससे पहले भी ग्रेड देखे थे, M15, 20, 25, 30, 35। क्या मतलब था M का? वहां पे वो बताया था। M का मतलब था मिक्स। 25 नंबर जो भी लिखा हुआ था, नंबर का मतलब था कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द 150 mm³ आफ्टर 28 डेज ऑफ टेस्टिंग। मतलब अगर आप 28 डेज के बाद टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी तो मिलनी ही चाहिए। मतलब समझो, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करा है, हर एक ग्रेड के लिए आपके पास में जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स है, लेट अस सपोज M5 है, M7.5 ले लो, M10, 15, M20, M25। इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं। हमने क्या करा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के लिए एक रेशियो डिफाइन कर दिया। रेशियो डिफाइन कर दिया किस तरह से? एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड, और इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू बताई गई है 1:5, 1:10, 1:4:8, 1:3:6, 1:4, 1, 1.5, 3, 1, 1, 2। इस तरह से आपको सब वैल्यूज बताई गई हैं। ये सब वैल्यूज आपको बताई गई हैं। अब इनका मतलब समझो, इनका मतलब क्या है? एक्स वाई जेड का मतलब क्या है? एक्स रिप्रेजेंट बाइंडिंग मटेरियल दैट इज सीमेंट, वाई रिप्रेजेंट कोर्स, वाई रिप्रेजेंट फाइन एग्रीगेट दैट इज सैंड, एंड जेड रिप्रेजेंट करता है किसको? कोर्स एग्रीगेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि क्या है? आपका ग्रेवल है। सपोज मतलब ये है कहने का कि भाई अगर सपोज मुझे M10 ग्रेड बनाना था कंक्रीट का, मुझे क्या बनाना था? M10 ग्रेड बनाना था कंक्रीट का। अब समझो बात को, यहाँ पे मुझे बनाना है क्या? M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना है। M10 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी व्हाट? 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर तो होनी ही चाहिए। सो मुझे M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना है। M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीमेंट को, सैंड को एंड ग्रेवल्स को एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऐड करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऐड करना पड़ेगा आपको किसको? सीमेंट को, सैंड को एंड ग्रेवल को एंड वाटर को। एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में आपको ऐड करवाना पड़ेगा, किसके लिए? M10 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए। अब इनका प्रोपोर्शन, ये जो है बेसिकली इनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? इनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? ये चीज डिसाइड करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। ये चीज डिसाइड करने के आपके पास दो तरीके होते हैं, और वो दो तरीके किस तरह से है ना? दो तरीके होते हैं। दो तरीके किस तरह से है भाई? एक तरीका तो होता है क्या, आप ये वाला मेथड यूज कर लो जो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस वाले मेथड को आप यूज कर लो, और इसको कहते हैं हम नॉमिनल, दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल मिक्स। इसको कहेंगे क्या? नॉमिनल मिक्स कहेंगे। कौन से? अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन वाला लिखा है ना, इसको नॉमिनल मिक्स भी कहेंगे। नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स भी इसको कहेंगे, नॉमिनल मिक्स। मतलब ये है कहने का कि भाई अगर आपको M10 ग्रेड बनाना था, M10 ग्रेड बनाने के लिए आपको सीमेंट डालना पड़ेगा, सैंड डालना पड़ेगा, ग्रेवल डालना पड़ेगा एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में। तो आप उनका क्या प्रोपोर्शन यूज करो? क्या प्रोपोर्शन आप उनका यूज करो? आप क्या करो? M10 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए आप इस प्रोपोर्शन में अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लो, इस प्रोपोर्शन में अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लो, ये बताया गया है। M10 ग्रेड का कंक्रीट बनाने के लिए आप इस प्रोपोर्शन में अपने इंग्रेडिएंट्स का यूज कर लो। ये क्या कहता है हमें? ये इसको कहते हैं नॉमिनल मिक्स। अगर आप इस तरह से कर रहे हो कि बेसिकली
आपने क्या करा, यहाँ पे M10 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाना है तो आप इस प्रोपोर्शन में क्या करो, अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लो। अगर आप इस प्रोपोर्शन में अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे, अगर आप इस प्रोपोर्शन में अपने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे तो होगा क्या, आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी, हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10 न्यूटन पर स्क्वायर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी, हमें बनाना था M10 ग्रेड। हमारा M10 ग्रेड बन जाएगा अगर हम इस प्रोपोर्शन में अपने इंग्रेडिएंट्स को यूज करेंगे। ये हमें नॉमिनल मिक्स बताता है। सो नॉमिनल मिक्स क्या कहता है, नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है, प्रॉब्लम क्या थी, सपोज हमें M10 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाना था, हमें M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाना था, हमें M30 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाना था। उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सीमेंट है, सैंड है, ग्रेवल है, उनको एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऐड करोगे वहां पे। अब वो किस प्रोपोर्शन में आपको ऐड करना है, ये चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। इस चीज को डिसाइड करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो क्या होता है, पहला तरीका है नॉमिनल मिक्स। एक तरीका क्या है, नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स मतलब बोलने का क्या है, ये वाला मेथड जो है, ये वाला जो मेथड है, इसका मतलब ये है कि अगर आप M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बनाना चाहते हो तो आप नॉमिनल मिक्स के हिसाब से जो प्रोपोर्शन आपको बताया गया है उस हिसाब से इंग्रेडिएंट्स को डालो, आपका M20 ग्रेड बन जाएगा। अगर आप इस प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स को ऐड करोगे तो, इस प्रोपोर्शन में अगर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करोगे तो आपका M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट बन जाएगा, अगर आप इस प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स को ऐड करोगे। एंड ये वाला जो मेथड है ना, मिक्स करने का, प्रोपोर्शन को डिसाइड करने का, इसको कहते हैं हम क्या, नॉमिनल मिक्स कहते हैं। दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल मिक्स, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल मिक्स। तो यहाँ पे जो नंबर के सामने जो प्रोपोर्शन लिखा हुआ है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप इस प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स को ऐड करोगे तो आपको जो ग्रेड की रिक्वायरमेंट है ना, M5 की ग्रेड की रिक्वायरमेंट है, तो आपको M5 ग्रेड मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स को ऐड करोगे तो आपको M15 ग्रेड मिल जाएगा। अगर आप इस प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट्स को ऐड करोगे तो आपको ये M25 ग्रेड मिल जाएगा। एंड ये तरीका को क्या कहते हैं, इस तरीके को कहते हैं नॉमिनल मिक्स। नॉमिनल मिक्स इसको हम कहते हैं। डायरेक्टली आपको वैल्यूज बताई गई है कि भाई M10 बनाना है तो इस प्रोपोर्शन में डालो, M20 बनाना है तो इस प्रोपोर्शन में डालो। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि हमने यहाँ पे, सपोज आपने मेरे से पूछा, आपने मेरे से पूछा कि सर मैं अपने घर पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, या आपसे किसी ने आके पूछा कि भाई मैं अपने घर पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, मुझे M25 ग्रेड यूज करना है, तो बताओ मुझे किस किस प्रोपोर्शन में इंग्रेडिएंट को डालना चाहिए। सपोज आप घर पे अपनी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो, आपके आस पड़ोस वाले जो हैं उनको पता है कि भाई इनका लड़का सिविल इंजीनियर है, इनका लड़का सिविल इंजीनियर है, तो वो आपके पास में आए कि भाई मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो मुझे बता दो M25 का ग्रेड मैं बनाना चाहता हूँ तो किस किस प्रोपोर्शन में मैं इंग्रेडिएंट को डालूं, वो आपसे पूछने आए। आपके पड़ोसी आपसे पूछने आए कि मैं M25 का ग्रेड बनाना चाहता हूँ, मुझे अपने घर पे कंस्ट्रक्शन करवानी है, कौन से किस किस प्रोपोर्शन में मैं इंग्रेडिएंट डालूं। आपने सिंपल क्या उठाया, आपको पता था नॉमिनल मिक्स के बारे में, आपने सिंपली उनको क्या बता दिया, नॉमिनल मिक्स की जानकारी बता दी कि भाई आप 1:2 के रेशियो में वैल्यू डाल दो, ये इंग्रेडिएंट डाल दो, आपको M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट मिल जाएगा। उन्होंने जैसा आपने बोला वैसा ही करा एज इट इज जाके, उन्होंने जैसा आपने बोला ऐसा ही करा एज इट इज जाके। लेकिन हुआ क्या, 10 दिन 15 दिन बाद वो बिल्डिंग गिर गई उनकी। उन्होंने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाकर वो क्या हो गई, 15 दिन बाद वो गिर गई। क्यों गिर गई, उसका रीजन समझो। आपने यहाँ पे ये बताया डायरेक्टली, उन्होंने आपसे पूछा भाई मुझे M25 बनाना है, मैं किस प्रोपोर्शन में डालूं इंग्रेडिएंट को, आपने डायरेक्टली ये बता दिया कि भाई इस प्रोपोर्शन में डाल दो। क्या आपने उनसे एक बार ये पूछा कि आप किस तरह की सैंड यूज करने वाले हो, आपकी जो सैंड है उसकी क्वालिटी क्या है, आपके जो ग्रेवल्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है, कौन सी कंपनी का सीमेंट यूज करोगे, कहाँ से वाटर को लेकर आ रहे हो, क्या सोर्स है सैंड को लाने का, क्या सोर्स है ग्रेवल को लाने का। क्या आपने एक बार भी उनसे ये क्वेश्चन किया था क्या, नहीं करा था। हमने डायरेक्टली उनको क्या बोल दिया, हमने डायरेक्टली उनको ये बोल दिया कि अगर आप M7.5 बनाना चाहते हो तो इस प्रोपोर्शन में डाल दो, आपका बन जाएगा। लेकिन आपने क्वालिटी तो कंसिडर नहीं करी ना, क्वालिटी कंसिडर नहीं करी, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स कहते हैं। नॉमिनल मिक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिक्स। इस मिक्स में आपने क्वालिटी कंसिडर नहीं करी, आपने जस्ट एक वैल्यू बता दी, चांसेस है स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा अगर आप इस तरह से काम करोगे तो। क्योंकि आपको जब तक क्वालिटी नहीं पता है तब तक आप अपना एक प्रॉपर ग्रेड नहीं बना सकते हो। एग्रीगेट की पूरी प्रॉपर क्वालिटी आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो एक तरीका था नॉमिनल मिक्स का। ये जो सब प्रपोर्शन लिखे हुए हैं इंपोर्टेंट प्रपोर्शन है, इनसे क्वेश्चन आ रखे हैं, आपसे डायरेक्टली पूछा गया M10 के लिए क्या प्रपोर्शन होता है, M20 के लिए क्या प्रपोर्शन होता है, इंपोर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। एक तो ये तरीका था नॉमिनल मिक्स वाला कोई भी ग्रेड बनाने के लिए। इसी को कहते हैं बेसिकली पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे भी आपने क्या कर दिया, ग्रेड डिफाइन कर दिया। अब कोई भी ग्रेड बनाने का हमारे पास जो दूसरा तरीका होता है ना, वो होता है डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स ये दूसरा तरीका होता है कोई भी ग्रेड बनाने का। सपोज आप M20 बनाना चाहते हो, एक तरीका तो नॉमिनल मिक्स वाला था, वो तो फेल हो चुका। क्यों फेल हो गया, उसमें आपने क्वालिटी कंसिडर नहीं करी एग्रीगेट्स की। दूसरा तरीका क्या है आपके पास में, डिजाइन मिक्स। इस डिजाइन मिक्स के अंदर क्या होगा, आप अगर M20 ग्रेड बनाना चाहते हो ना, तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली एक रेशियो बता दो कि भाई इस रेशियो में मिला लो। आप क्या करोगे,
पूरा प्रॉपर ये जानोगे कि भाई आप सीमेंट कहाँ से लेकर आने वाले हो, कौन सी क्वालिटी का सीमेंट यूज करोगे, कहाँ से एग्रीगेट को लेकर आओगे, फाइन एग्रीगेट कहाँ से ला रहे हो, क्या शेप है, क्या साइज है, सारी चीजें आप मैटर करोगे यहाँ पे, सारी चीजें यहाँ पे आप कंसिडर करोगे डिजाइन मिक्स के अंदर। कोर्स एग्रीगेट ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कैसी स्ट्रेंथ है, सारी टेस्टिंग करोगे उनके ऊपर, प्रॉपरली टेस्टिंग करोगे, पूरी प्रॉपर तरह से क्वालिटी जज करोगे, सारी चीजों का पता लगाओगे, उसके बाद में क्या करोगे, प्रपोर्शन बताओगे कि भाई हाँ M20 बनाना है तो इस प्रपोर्शन में इंग्रेडिएंट को डाल दो, आपका काम चल जाएगा। एंड दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस प्रपोर्शन। M20 के लिए जो प्रपोर्शन आप यहाँ से डिजाइन मिक्स से बताओगे ना, वो इससे डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्वालिटी कंसिडर नहीं करी है, यहाँ पे आप क्वालिटी कंसिडर करके चीजों को बता रहे हो, तो दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो मुझे ये बताओ, नॉमिनल मिक्स के बारे में, डिजाइन मिक्स के बारे में, पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन के बारे में आया क्या समझ में? और ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ना यहाँ पर, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपकी पीडीएफ फाइल जो मैंने भेजी हुई है उसमें सारी की सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो वो इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वहां से आप उसको रीड कर लेना। यहाँ तक बताओ, ये आया क्या समझ में, नॉमिनल मिक्स क्या है बेसिकली, पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है, डिजाइन मिक्स का बेसिक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा यहाँ से। बताइए एक बार सब लोग कमेंट करो, चीज क्लियर है नहीं है? ओके, सो ये सबको क्लियर है पॉइंट? ठीक है। सो क्या मतलब है नॉमिनल मिक्स का? नॉमिनल मिक्स का मतलब है द क्वालिटी ऑफ द एग्रीगेट इज नॉट कंसिडर्ड। आपने डायरेक्टली एक ग्रेड बनाना था, उसके लिए आपने डायरेक्टली एक फिक्स डिसाइड कर रखा है रेशो कि इस रेशो में मिला दो आपका एक ग्रेड बन जाएगा, बट ये ट्रू नहीं है। क्योंकि जब तक आप क्वालिटी जज नहीं करोगे, आप डायरेक्टली कैसे रेशो बता सकते हो? और यही वो जो ये वाला जो मेथड है ना मिक्स तैयार करने का, कि बस एक स्पेसिफिक रेशो लेके बैठे हुए अपने मन में, इसी को कहते हैं नॉमिनल मिक्स तरीका। पर्सपेक्टिव स्पेसिफिकेशन इसी को कहते हैं। एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल्स। अलग अलग रेशो बताए गए हैं अलग अलग ग्रेड के लिए, सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में। दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास? डिजाइन मिक्स होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? डिजाइन मिक्स होता है, मिक्स तैयार करने का कोई भी ग्रेड के लिए। तो मिक्स, डिजाइन मिक्स मेजर कंस्ट्रक्शंस के लिए, ऑलमोस्ट अच्छी लेवल की जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके लिए इसी के तरीके, इसी मेथड के पास जाते हैं, इसी तरीके के पास जाएंगे, डिजाइन मिक्स के पास, अच्छी लेवल की कंस्ट्रक्शंस जो होती हैं। ठीक है, अब अपनी पीडीएफ में जरा ओपन करके एक बार पढ़ लो पॉइंट, सारी चीजें जो बताई गई हैं अभी। एक इसमें नोट पॉइंट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट, IS 456-2000 restricts nominal mix use only up to N20 grade। बट सर माइनर कंस्ट्रक्शन में नॉमिनल मिक्स होता है, माइनर कंस्ट्रक्शन में नॉमिनल मिक्स होता है। देखो, माइनर कंस्ट्रक्शन बोलने का मतलब है कि लेट अस सपोज आप कोई घर बना रहे हो, आप कोई छोटे मोटे लेवल का घर बना रहे हो, गांव में घर बन रहा है कोई, आपने देखा होगा क्या वहां पे मिक्स डिजाइन करवाते हो क्या? किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे कि अपने सैंपल, अपने एग्रीगेट के सैंपल को लेके, अपने सीमेंट के सैंपल को लेके, अपने ग्रेवल के सैंपल को लेके, डिजाइन मिक्स जो होता है, डिजाइन मिक्स ऐसा नहीं कि हम घर पे बैठ के कर देते हैं। डिजाइन मिक्स जो करा जाता है ऐसा नहीं होता, डिजाइन मिक्स हम घर पे बैठ के कर देते हैं ऐसा नहीं होता। डिजाइन मिक्स आपकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रॉपर लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पे किया जाता है। लेबोरेटरीज में आप देते हो कि भाई मुझे अपने घर बनाने के लिए M25 ग्रेड की रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ से क्वालिटी, यहाँ से एग्रीगेट को उठाकर लेकर आने वाला हूँ, मुझे एक प्रॉपर मिक्स तैयार करके दो। वो लेबोरेटरी वाले, वो ऑर्गेनाइजेशन वाले आपको प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर जज करेंगे, उसके बाद आपको मिक्स तैयार करके देंगे। आपने अपना घर बनवाया होगा गाँव में, आपने अपना घर बनवाया होगा गाँव में, क्या आपने ऐसा करा था क्या कि भाई आपने एग्रीगेट के सैंपल को, ग्रेवल के सैंपल को, सीमेंट के सैंपल को कहीं पे लेबोरेटरी में भेजा था, ऑर्गेनाइजेशन में भेजा था, वहां पे लोगों ने उसकी टेस्टिंग करी थी, उसके बाद उन्होंने मिक्स तैयार किया था? क्या ऐसा करा था क्या आपने अपने घर पे बनवाने के लिए? बताइए, जब आपने अपना घर बनवाया होगा तो क्या ऐसा हुआ था क्या वहां पर? नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था। तो वो क्या था, नॉर्मल माइनर लेवल की कंस्ट्रक्शन थी, छोटा मोटा घर बन रहा था, बना दिया। मजदूर होता है, लेबर होती है, मिस्त्री होता है, उनको आइडिया रहता है इस रेशो में मिला दो हो जाएगा काम, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर देते हैं। लेकिन अगर आप सपोज कोई 20 लेवल की, 20 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो, 25 मंजिल की बिल्डिंग बना रहे हो, कोई मॉल बना रहे हो, कोई ब्रिज बना रहे हो, वहां पर ये तरीका यूज कर लोगे क्या कि M25 ग्रेड के लिए इस प्रपोर्शन में यूज कर लो इंग्रेडिएंट को? वहां पे ये तरीका यूज करोगे क्या? सर पर उनका रेशियो तो अलग 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 होता है सर, पर उनका रेशियो तो अलग होता है। किनका रेशियो अलग होता है? किनका रेशियो अलग होता है बोलो, समझा नहीं मैं, किनका रेशियो अलग होता है? सर जो घर में बनाते हैं मिस्त्री, हाँ, उनका, वो एक चार का बनाते हैं, जैसे उसमें अलग अलग बनाते हो।
एक चार का सिमिलर। बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं। एक चार का कंक्रीट बना रहे हैं वो। जी। एक चार की कंक्रीट कैसे बन सकती है? एक रेत चार का तो रेत मोर्टार बनाते होंगे। सर, रेत भी उतना ही डालेंगे और वो एग्रीगेट भी उतना ही डालेंगे। रेत भी तो एग्रीगेट है। आपने बोला एक सर चार का वो। कंक्रीट बना रहे हैं। जी। एक चार का कंक्रीट बन ही नहीं सकता। एक सर चार का पता तो नहीं मोर्टार ऐसे बन कैसे। सकता है आपका। रोड़ी भी उतना ही डालेंगे, रेत भी उतना ही डालेंगे सर, ऐसा करते हैं। अच्छा, रोडी भी उतना ही डालेंगे, रेत भी उतना ही डालेंगे। वन जी। सिक्स का मोर्टार बना दिया, वन सिक्स का मोर्टार बनाते हैं। देखो, नॉमिनल मिक्स का मतलब है कि लोगों ने अंदाजे से काम कर लिया। अब उनको ये चीज भी नहीं पता होगी कि M20 के लिए 1:1.5:3 रेशो में आपको मिलाना है। वो क्या करेंगे, अंदाजे से काम कर लेंगे अपना वहां पर। जस्ट माइनर लेवल की कंस्ट्रक्शन है, बट उसको नॉमिनल मिक्स वाला तरीका कहते हैं हम, कि इस रेशो में मिलाओ, आपका काम चल जाएगा। अब वो इंजीनियर थोड़ी हैं। ये जो पता है ना आपको M15 1:2:4, वो उनको नहीं पता है, वो उनको नहीं पता है। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो फिर भी नॉमिनल मिक्स ही है। अप्रोक्सीमेटली आइडिया से डाल दे रहे हैं, वो काम चल जा रहा है उनका, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बट आप अगर बड़े लेवल की कंस्ट्रक्शन, सर उनका तसला का सीन होता है, सर उनके तसले का सीन होता है। हाँ, उनके तसले का सीन होता है, बिल्कुल। तो क्या मीनिंग है नॉमिनल मिक्स का, कि अगर आपको कोई M20 ग्रेड बनाना है, M25 ग्रेड बनाना है, तो आप इस रेशियो में चीजों को मिलाओ, आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे आप ग्रेड बोल रहे हो, M25 बोल रहे हो, M20 बोल रहे हो, साइड पर जाकर आप पूछो किसी से, घर बनाने वाला जो कोई होगा, नॉर्मल मिस्त्री होगा, कि भाई मुझे M25 ग्रेड बनाना है, वो ग्रेड ही नहीं बता पाएंगे आपको ग्रेड क्या होता है। वो ग्रेड भी नहीं बता पाएंगे आपको कि ग्रेड क्या होता है। चलो आगे चलें, बोलिए। बताओ। आगे बढ़े। ठीक है, देखो। आया समझ में, नॉमिनल मिक्स का मतलब क्या है, कि अगर आपको एक डायरेक्टली रेशियो बता दिया गया है, क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट नोट कंसिडर, क्वालिटी एग्रीगेट की आपने कंसिडर नहीं करी है, M20 का बनाना था, इस रेशियो में मिला लीजिए, काम चल जाएगा आपका। ये आपका कोड का बताया हुआ चीज है आपकी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में आपके, कि फाइन एग्रीगेट इज फिक्स्ड इरेस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। क्वालिटी कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा आपको, आपने डायरेक्टली फाइन एग्रीगेट को क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि भाई हाँ, इस रेशियो में फाइन एग्रीगेट डालो, हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, IS 456/2000 restricts nominal mix use only up to M20 ग्रेड। ये भी एक इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है कि M20 ग्रेड तक IS 456 रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि इससे ऊपर आप नॉमिनल मिक्स यूज मत करो। इससे ऊपर आप नॉमिनल मिक्स को यूज नहीं करोगे। M20 से ऊपर आप नॉमिनल मिक्स को यूज नहीं करोगे। ये भी एक आपका IS 456/2000 का ही प्रोविजन है आपके पास में। मुझे बता दीजिए, यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, M20 ग्रेड तक रेस्ट्रिक्ट कर रखा है IS 456 एंड नॉमिनल मिक्स का यूज। इससे ऊपर अगर आप ग्रेड बनाना चाहते हो तो आपको डिजाइन मिक्स के लिए ही जाना पड़ेगा। डिजाइन मिक्स में आप पूरी प्रॉपर क्वालिटी कंसीडर करोगे एग्रीगेट्स की। ऐसा नहीं कि किसी भी रेशियो में उठा के डाल दोगे, एग्रीगेट चेक, क्वालिटी चेक करोगे, उसके बेसिस पे जज करोगे कि कितना डालना है आपको वहां पे। M20 से ऊपर आप नॉमिनल मिक्स यूज नहीं करोगे, ठीक है? मुझे बताओ, यहाँ तक का सब कुछ क्लियर है क्या? यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपके पास में आज। ओके, चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। आज जो मैंने फाइल सेंड करी है ना, अभी क्लास शुरू होने से पहले, जस्ट पहले एक फाइल सेंड करी है, उसको ओपन कर लीजिए। क्लास शुरू होने से पहले आज आपको एक फाइल सेंड करी है, उसको ओपन कर लो। जस्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले एक फाइल सेंड की थी।
हो गया, ओपन कर ली। बताइए। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आज आपको एक फाइल सेंड करी थी जस्ट पहले, उस फाइल को ओपन कर लो। देखो जरा क्या मतलब है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं आपको कि हमें कंक्रीट की कितनी वर्केबिलिटी चाहिए। हमें कंक्रीट की कितनी वर्केबिलिटी चाहिए? आपको बहुत हाई वर्केबिलिटी चाहिए कंक्रीट की, आपको कंक्रीट की बहुत लो वर्केबिलिटी चाहिए, मीडियम रेंज में वर्केबिलिटी चाहिए, वो डिपेंड करेगा बहुत नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिपेंड करेगी वो चीज। नंबर ऑफ फैक्टर्स पे वो चीज डिपेंड करेगी, आपकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, रेनफोर्समेंट कैसा है, साइज क्या है मेंबर का, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको अपनी कंस्ट्रक्शन में वर्केबिलिटी हाई चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए, कैसे तरह की चाहिए। सो वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, हाई है, लो है, मीडियम है, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, दैट डिपेंड्स ऑन द फील्ड कंडीशंस की किस तरह की वर्केबिलिटी आपको चाहिए। जैसे कि सपोज कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके पास में कि वर्केबिलिटी नीडेड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द वर्क। वर्केबिलिटी नीडेड विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द वर्क। जो वर्केबिलिटी आपको चाहिए वो डिपेंड करेगा किस पे, ऑन द टाइप ऑफ द वर्क। जैसे कि सपोज टाइप ऑफ वर्क, बिल्कुल टाइप ऑफ वर्क पे डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ वर्क कैसा है, आप रोड की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप डैम बना रहे हो, क्या बना रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा वो। दूसरा थिकनेस ऑफ सेक्शन पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ सेक्शन पे डिपेंड करेगा। जैसे सपोज थिकनेस बहुत ज्यादा है, थिकनेस क्या है, ज्यादा थिकनेस है, ज्यादा थिकनेस है मेंबर की थिकनेस अगर ज्यादा है, आपके पास एक सफिशिएंट अवेलेबल स्पेस है कॉम्पैक्शन करने के लिए, सफिशिएंट अवेलेबल स्पेस आपके पास अवेलेबल है कॉम्पैक्शन करने के लिए, कम वर्केबिलिटी में आपका काम चल जाएगा। थिकनेस बहुत बहुत कम है, बहुत थिन सेक्शन है, बहुत बारीक सेक्शन है, आप ज्यादा अच्छे से कॉम्पैक्शन उसका नहीं कर पा रहे, स्पेस अवेलेबल ही नहीं है कॉम्पैक्शन करने के लिए, स्पेस ही अवेलेबल नहीं है कॉम्पैक्शन करने के लिए, वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए। वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए तो आया समझ में? किस तरह की वर्केबिलिटी चाहिए, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क, दैट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वर्क, दैट विल डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ द सेक्शन। थिकनेस बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है, अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है आपके पास में कॉम्पैक्शन करने के लिए, आप कम वर्केबिलिटी में भी आपका काम चल जाएगा। थिकनेस बहुत कम है, कॉम्पैक्शन करने के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है, ज्यादा वर्केबिलिटी चाहिए, ज्यादा वर्केबिलिटी चाहिए। डिपेंड करेगा एक्सटेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट पे, रेनफोर्समेंट सेक्शन के अंदर कितना ज्यादा है, कितना कम है। रेनफोर्समेंट अगर बहुत 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 ज्यादा है, रेनफोर्समेंट अगर सेक्शन में बहुत बहुत ज्यादा है, तो आप अगर वहां पे किसी बाहर के ऑब्जेक्ट को लाकर, बाहर की वाइब्रेटर को लाकर कॉम्पैक्शन करने की कोशिश करोगे, तो चांसेस है वहां पे रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस केस में आपको रिक्वायरमेंट ये है कि भाई अगर रेनफोर्समेंट बहुत हाई है, तो मेरा कॉन्क्रीट बिना कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डाले खुद से खुद प्रॉपर्ली कॉम्पैक्ट हो जाए, मतलब कि उसकी वर्केबिलिटी ज्यादा हो, अच्छी हो। सो दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। एक्सटेंट ऑफ रेनफोर्समेंट कम है, कम खतरा है रेनफोर्समेंट के डिस्टर्ब होने का, आप कम वर्केबिलिटी वाले कॉन्क्रीट को भी यूज कर सकते हो, एज सच कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा है तो आप कम वर्केबिलिटी में काम नहीं चला पाओगे, आपको ज्यादा वर्केबिलिटी चाहिए, अदरवाइज रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स को लाके वहां पे कॉम्पैक्शन करोगे तो। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मोड ऑफ कॉम्पैक्शन। मोड ऑफ कॉम्पैक्शन कैसा है आपका, आप कॉम्पैक्शन करोगे वाइब्रेटर्स की हेल्प से, वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन करोगे क्या, वाइब्रेटर से अगर कॉम्पैक्शन करोगे तो वाइब्रेटर से बहुत अच्छे से कॉम्पैक्शन आप कर पाओगे, चाहे आपकी कॉन्क्रीट कम वर्केबल क्यों ना हो, क्योंकि वाइब्रेशन ज्यादा एनर्जी देंगी पार्टिकल्स को, वाइब्रेशन से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी एज टू द पार्टिकल्स। तो वाइब्रेशन से कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो कम वर्केबिलिटी में भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन अगर सपोज करो बाई चांस अगर आपको हाथ से कॉम्पैक्शन करना है, अगर हाथ से आपको कॉम्पैक्शन करना है, टैंपिंग रोड से आपको कॉम्पैक्शन करना है, इन दैट केस आपको वर्केबिलिटी अच्छी चाहिए, क्योंकि एनर्जी इतना ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। ड्राई कॉन्क्रीट के केस में अगर बहुत लो वर्केबिलिटी वाला कॉन्क्रीट होगा तो टैंपिंग रोड से आप इतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे कॉम्पैक्शन करने के लिए। तो इस पॉइंट से मुझे ये बताओ कि आपको कितना वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, क्या वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो चीज समझ में आई। दैट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्शन, दैट डिपेंड ऑन द मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, किस तरह का रेनफोर्समेंट आपके वहां पे है, स्ट्रक्चर में रेनफोर्समेंट कैसा है। इस चीज से क्लियर हुए क्या कि वर्केबिलिटी ज्यादा चाहिए या वर्केबिलिटी कम चाहिए आपको अपने स्ट्रक्चर के लिए, बताओ जरा चीज कंफर्म है क्या, क्लियर है चीज सबको? सबको पॉइंट क्लियर है कि भाई आपको आपकी कंस्ट्रक्शन में वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कम की रिक्वायरमेंट है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है।
वहाँ पे रेनफोर्समेंट कैसा है, वहाँ पे कॉम्पैक्शन आप किस तरह से करने वाले हो, वहाँ पे थिकनेस कैसी है मेंबर की, वो कंस्ट्रक्शन का टाइप कैसा है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। अब ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है, ये पॉइंट आपको सबको क्लियर हो गया। अच्छा एक मिनट, जस्ट थोड़ा सा आपको होगा कि जो मैंने अभी फाइल, प्रीवियस वाली फाइल जो थी ना आपके पास में, प्रीवियस फाइल जो थी उसमें एक छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, उसको खत्म ही कर लेते हैं। एक बार प्रीवियस फाइल दोबारा से ओपन कर लो, प्रीवियस वाली फाइल एक बार दोबारा से ओपन कर लो, उसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे आपको बताना है, वो नहीं तो बचा हुआ है जस्ट, उसको खत्म करके फिर अपनी नेक्स्ट फाइल शुरू हो जाएगी प्रॉपर तरह से। एक बार प्रीवियस वाली फाइल दोबारा से ओपन कर लीजिए सब लोग। ओपन कर लिया सबने? प्रीवियस फाइल एक छोटा सा पॉइंट वहां पर बचा हुआ है, इसको जस्ट एक बार ओपन कर लीजिए। ओपन कर लिया? ओके। प्रीवियस फाइल में वो जो टेबल बनी हुई थी ना, टेबल कौन सी बनी हुई थी, कॉम्पैक्शन फैक्टर की, स्लंप वैल्यू की एंड वीबी टाइम की जो टेबल बनी हुई थी, उस टेबल पर आइए एक बार, एक बार उस टेबल पर आ जाइए। ये जो टेबल बनी हुई थी ना तीनों के लिए, उस टेबल पर आ जाओ एक बार। आगे सब लोग? टेबल ओपन कर लिया सबने? टेबल में वो जो वहां पे आपका टेबल बना हुआ था, कॉम्पैक्शन फैक्टर, स्लंप वाला, वीबी वाला, उस टेबल को ओपन कर लो। कर लिया सबने ओपन? देखो जरा, इस टेबल से नेक्स्ट पेज पर आओ, जस्ट इस टेबल से जस्ट नेक्स्ट पेज पर आओ एकदम, इस टेबल से जस्ट नेक्स्ट पेज पे, इस टेबल से जस्ट नेक्स्ट पेज पर आओ, इस टेबल से जस्ट नेक्स्ट पेज पर आ जाओ एक बार। आपके पास क्या बना हुआ है, दो कॉलम बने हुए हैं आपके पास में। एक साइड पे लिखा हुआ है वर्केबिलिटी की डिग्री कितनी है, वर्केबिलिटी डिग्री, और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। मिल गया ना इस चीज सबको? एक साइड पे लिखा हुआ है वर्केबिलिटी डिग्री, वर्केबिलिटी डिग्री कैसी है, कितना वर्केबल है, और दूसरी साइड पे लिखा है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, दूसरी साइड पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। बोलो, यहाँ पे आ चुके हैं सब ना? तो एक साइड पे लिखा है आपके पास में वर्केबिलिटी डिग्री, और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है आपके पास टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? इसमें देखिएगा जरा, अभी जो पॉइंट हमने डिस्कस करे उन्हीं पॉइंट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट आपके पास में लिखा है क्या, कुछ यहाँ पे क्या बता रखा है आपको इस टेबल में, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस पर्टिकुलर कॉलम, यहाँ पे इस टेबल में आपको कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शंस के लिए वर्केबिलिटी की वैल्यूज वगैरह बता रखी है। देखो समझो क्या है, जैसे कि सपोज एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी, बहुत ही लो वर्केबिलिटी है आपके पास, बहुत लो वर्केबिलिटी है। कहाँ पे यूज कर सकते हो, प्रीकास्ट पेविंग स्लैब्स, प्रीकास्ट पेमेंट की बनाने के लिए स्लैब, प्रीकास्ट स्लैब्स जो कि आप पेमेंट बनाने में यूज करना चाहते हो, वहां पर यूज कर सकते हो। प्रीकास्ट कंक्रीट का स्लैब जो आप पेमेंट बनाने में यूज करना चाहते हो, वहां पे यूज कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शंस के लिए किस डिग्री की वर्केबिलिटी आपको चाहिए, वो चीज यहाँ पर मेंशन कर रखी है इन्होंने। इसमें से कुछ आपको पॉइंट याद भी रखने हैं क्योंकि पूछे गए हैं पहले। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट आपको बताया कि भाई एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी, एक्सट्रीमली 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 लो वर्केबिलिटी फर्स्ट है। दूसरा क्या है आपका, वेरी लो, वेरी लो। थर्ड का मतलब है लो, थर्ड का मतलब है लो। देन है आपके पास में मीडियम, मीडियम, एंड लास्ट में है आपके पास में हाई, लास्ट में है आपके पास में क्या,
हाई है, हाई वर्केबिलिटी है, लास्ट में आपके पास क्या है, हाई वर्केबिलिटी। समझो बात को। एक्सट्रीमली लो के लिए जस्ट आपको एक एप्लीकेशन बताया गया है, प्रीकास्ट पेविंग स्लैब्स। अब एक बात समझना, एक्सट्रीमली लो कंक्रीट के लिए, एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए, वेरी लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए, लो वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए, मीडियम वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए स्लम्प कितना चाहिए था, स्लम्प कितना चाहिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना चाहिए, वीबी टाइम कितना चाहिए, ये चीज तो आपको ऑलरेडी पता है ना। इससे जस्ट पिछला पेज ओपन करके देखो, वहां पे इसके कोरेस्पॉन्डिंगली सबकी वैल्यूज मेंशन कर रखी है कि एक्सट्रीमली लो के लिए क्या वर्केबिलिटी, क्या स्लम्प चाहिए होता है, वेरी लो के लिए क्या स्लम्प चाहिए होता है, लो के लिए कितना स्लम्प होता है, एक्सट्रीमली लो के लिए कितना स्लम्प होता है, मीडियम के लिए कितना स्लम्प होता है, हाई के लिए कितना स्लम्प होता है। इनके कोरेस्पॉन्डिंग वर्केबिलिटी के जो फैक्टर होते हैं, सीएफ, वीबी टाइम, स्लम्प की वैल्यू ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखी है, कहाँ पे, प्रीवियस पेज पे। यहाँ पे जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि भाई एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी वाली कॉन्क्रीट को आप किस कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो, जस्ट उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। सो एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी वाली कॉन्क्रीट के लिए वैल्यूज क्या क्या है वो तो पीछे लिखा हुआ है, और एग्जाम्पल कहाँ पे किस कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो वो जस्ट एक एग्जाम्पल बताया गया है आपको। अब दूसरे पे आओ, वेरी लो पर आओ। वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट को आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो। कहाँ पे यूज कर सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो, जहां पे आप क्या यूज करोगे, जहां पर आप क्या यूज करोगे, पावर वाइब्रेटर्स को यूज करोगे, पावर वाइब्रेटर्स को यूज करोगे कॉम्पैक्शन के लिए। समझो बात को, वेरी लो के लिए आपको क्या बताया गया, रोड कंस्ट्रक्शन में जहां पे आप पावर वाइब्रेटर को यूज करोगे, जहां पे आप पावर वाइब्रेटर को यूज करोगे किस पर्पस के लिए, कॉम्पैक्शन पर्पस के लिए, वहां पर यूज कर सकते हो, वहां पर यूज कर सकते हो, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। पावर वाइब्रेटर को जहां पर आप यूज करोगे रोड के कंस्ट्रक्शन में, वहां पे आप लो वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट को यूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो वहां पे इसको आप यूज, रीजन क्या है इसका, रीजन समझो। बेसिकली रोड की कंस्ट्रक्शन आपको करनी थी, रोड की कंस्ट्रक्शन आपको करनी थी, आप कॉम्पैक्शन करने वाले हो विद द हेल्प होती पावर वाइब्रेटर। बहुत अच्छी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी पार्टिकल्स को, बहुत इजीली वो फ्रिक्शन का इफेक्ट ओवरकम कर देंगे, बहुत इजीली कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। तो अगर वर्केबिलिटी कम भी है ना, तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप कॉम्पैक्शन के लिए किसको यूज कर रहे हो, पावर वाइब्रेटर को यूज कर रहे हो, इसलिए आपका काम चल जाएगा। सो जस्ट मैंने अभी आपको एक इससे पहले एक पॉइंट बताया था कि भाई वर्केबिलिटी कैसी चाहिए आपको, लो चाहिए, हाई चाहिए, मीडियम चाहिए, दैट विल डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन पे, दैट विल डिपेंड ऑन द कॉम्पैक्शन किस तरह से करने वाले हैं, दैट विल डिपेंड ऑन द रेनफोर्समेंट, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द थिकनेस एज वेल। इन सब पे डिपेंड करता था ना वो। तो कॉम्पैक्शन आप करने वाले हो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द पावर वाइब्रेटर। पावर वाइब्रेटर अगर यूज करोगे तो बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट कर लोगे, चाहे वर्केबिलिटी कम ही क्यों नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पे समझ सकते हो, रोड कंस्ट्रक्शन में किसको यूज कर सकते हो आप, वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट को भी यूज कर सकते हो, वेरी लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट को भी यूज कर सकते हो। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ है नहीं हुआ सबको। तो रिलेट कर पा रहे हो ना इन दोनों पॉइंट्स को, कि जो पहले आपको बताया था कि वर्केबिलिटी कितनी चाहिए वो किस किस पे डिपेंड करता है, एंड यहाँ पे किस तरह से पर्पस डिफाइन करे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वर्केबिलिटी। बोलो जरा, ये रिलेट कर पा रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को हम। ये सबको समझ में आ रहा है वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लो वर्क। अच्छा देखो यहाँ पे, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रोड कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, पावर वाइब्रेटर आप यूज करोगे, वेरी लो वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट यूज कर सकते हो। लेकिन ये तो बताओ, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि सर वैल्यू कितनी रहेगी स्लम्प की वैल्यू बताइए, स्लम्प की वैल्यू, वो तो आपको पिछले पेज पे लिखवाई हुई है ना, कि रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, पावर वाइब्रेटर यूज करेंगे, क्या वर्केबिलिटी की रेंज होनी चाहिए, पिछले पेज पे लिखी हुई है वैल्यू। नेक्स्ट आते हैं लो वाले केस में। लो वाले केस में आते हैं, लो में आपको बताया गया है क्या, मास कॉन्क्रीटिंग, मास कॉन्क्रीटिंग प्लस लाइट रेनफोर्स्ड सेक्शन, लाइट रेनफोर्स्ड सेक्शन। दूसरा रोड हैंड वाइब्रेटर्स, हैंड वाइब्रेटर्स, रोड है हैंड वाइब्रेटर्स। समझो बात को, मास कॉन्क्रीटिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मास कॉन्क्रीट का कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, मास कॉन्क्रीटिंग आपको ऑलरेडी पता ही है। लाइट रेनफोर्स सेक्शन, लाइट रेनफोर्स सेक्शन है, मतलब रेनफोर्समेंट कैसा है, रेनफोर्समेंट है कम, रेनफोर्समेंट कम है सेक्शन के अंदर।
रेनफोर्समेंट की डिस्टर्बेंस का खतरा कम है, रेनफोर्समेंट की डिस्टर्बेंस का खतरा कम है, आप जाकर वहां पर कॉम्पैक्शन अगर करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? रेनफोर्समेंट कम है, डिस्टर्बेंस का खतरा कम है, तो अगर आप एक्सटर्नली जाकर कॉम्पैक्शन करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए लो वर्केबिलिटी भी यूज कर सकते हो, लो वर्केबिलिटी भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर हाई रेनफोर्समेंट रहता, अगर हाई रेनफोर्समेंट रहता तब आप वहां पे इतना ज्यादा जाकर कॉम्पैक्शन ना करते, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नली कॉम्पैक्शन करोगे तो डिस्टर्बेंस का खतरा रहेगा रेनफोर्समेंट में, रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो गई प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो करेंगे क्या उस केस में हम, हाई रेनफोर्समेंट अगर वहां पर है तो आप वहां पे चाहोगे कि हाई वर्केबिलिटी आपके कंक्रीट की रहनी चाहिए, हाई वर्केबिलिटी रहनी चाहिए। हाई रेनफोर्समेंट के केस में, लो रेनफोर्समेंट है, लो में भी काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि रेनफोर्समेंट कम है, रेनफोर्समेंट के डिस्टर्बेंस का खतरा कम है, आप उसको इजीली कॉम्पैक्ट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हाई रेनफोर्समेंट होता और आप उसको फिर जाकर कॉम्पैक्ट करते तो उसमें डिस्टर्बेंस का खतरा ज्यादा बढ़ता आपके लिए, डिस्टर्बेंस का खतरा अगर बढ़ता ना तो दिक्कत हो जाती है आपको। इसलिए वहां पे इस तरह से आप मतलब रिलेट कर सकते हो कि लो रेनफोर्समेंट में आपको लो वर्केबिलिटी से काम क्यों चल जाएगा, हाई रेनफोर्समेंट में आपको हाई वर्केबिलिटी क्यों चाहिए। तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन आया आपके पास में, मास कंक्रीटिंग में आप यूज कर सकते हो लो वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट। लाइट रेनफोर्स सेक्शन है रोड, जिसको आपको कॉम्पैक्ट करना है किससे, हैंड वाइब्रेटर से। हैंड वाइब्रेटर से अगर आपको कॉम्पैक्ट करना है तो आपको वर्केबिलिटी कैसी चाहिए, लो वर्केबिलिटी में भी आपका काम चल जाएगा। क्यों? पावर वाइब्रेटर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कॉम्पैक्शन करने में एज कम्पेयर टू हैंड वाइब्रेटर। पावर वाइब्रेटर्स आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू हैंड वाइब्रेटर्स इन द कॉम्पैक्शन पर्पस। तो अगर आप पावर वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन करवा रहे हो, पावर वाइब्रेटर से अगर आप कॉम्पैक्शन करवा रहे हो तो ज्यादा अच्छे से आप कॉम्पैक्शन कर लोगे। अगर ज्यादा अच्छे से आप कॉम्पैक्शन कर लोगे तो लो वर्केबिलिटी में आपका काम चल जाएगा। अगर आप हैंड वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन कर रहे हो जो कि कम इफेक्टिव है, तो आपको चाहिए कि कंक्रीट खुद से खुद कॉम्पैक्ट हो जाए, मतलब उसकी वर्केबिलिटी कैसी हो, थोड़ी सी हाई रहनी चाहिए। तो ये जो लो वर्केबिलिटी वाला है ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा वर्केबल है ना, लो वेरी लो वाले के कंपैरिजन में लो वाला ज्यादा वर्केबल है। तो आया गया एप्लीकेशन समझ में? एक बार सब लोग कमेंट करो कि ये हमने जो पॉइंट यहाँ पे नीचे डिस्कस करे थे ना कि वर्केबिलिटी हमें कैसी चाहिए, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या आप इन सारी चीजों को समझने के बाद इनको रिलेट कर पा रहे हो इन पॉइंट्स को आपस में? बता दीजिए एक बार सब लोग। और ये पॉइंट्स आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पास में, इसलिए बताए जा रहे हैं। सबको ये चीज क्लियर हो रही है? सबको ये पॉइंट क्लियर हो गए ना? चलो फिर देखो अब, ठीक है, इस तरह से बेसिकली आप ऐसे रिलेट कर लोगे चीजों को। हाई वर्केबिलिटी चाहिए कहाँ पे, हाई आरसीसी विद कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट, आरसीसी है कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट, ठीक है। एक और चीज, जैसे अगर आप हाई वर्केबिलिटी वाला केस देखोगे ना, यहाँ पे आपको क्या एप्लीकेशन लिखकर बताया इन्होंने, आरसीसी विद कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट, आरसीसी विद कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट, या फिर पंपिंग कंक्रीट, या फिर ट्रीमी कंक्रीट। ट्रीमी कंक्रीट को बताएंगे आगे चल के कि क्या होता है, क्या मतलब होता है। देखो मतलब तो समझो, आरसीसी का सेक्शन है, रेनफोर्समेंट कैसा है इसके अंदर, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सेक्शन है रेनफोर्समेंट से, मतलब रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा है सेक्शन के अंदर, रेनफोर्समेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड सेक्शन है। अगर सेक्शन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है, अगर सेक्शन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है तो आप वहां पे एक्सटर्नल सोर्सेस को ले जाके इतना अच्छे से कॉम्पैक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेस को ले जाकर वहां पे कॉम्पैक्शन करोगे तो ये जो कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है ना, ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ये डिस्टर्ब हुई तो आपके स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर आरसीसी का स्ट्रक्चर है, बहुत कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है, इन दैट केस आप एक्सटर्नल किसी मीडियम से कॉम्पैक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि डिस्टर्बेंस का खतरा है। तो आप क्या चाहोगे कि कंक्रीट खुद से खुद फ्लो कर जाए, खुद से खुद कॉम्पैक्ट हो जाए, कंक्रीट खुद से खुद कॉम्पैक्ट हो जाए, खुद से खुद फ्लो हो जाए। इसका मतलब क्या है, आपको वर्केबिलिटी कैसी चाहिए, हाई वर्केबिलिटी चाहिए। वर्केबिलिटी कैसी चाहिए, हाई वर्केबिलिटी चाहिए। पंपिंग कंक्रीट, पंपिंग कंक्रीट का पंप करने का मतलब क्या होता है, एक लोअर लेवल से अपर लेवल पे लेके जाना। पंप करने का मतलब क्या है, कहीं पे नीचे प्रेजेंट है कंक्रीट आपकी, आप यहां से लेकर जा रहे हो कंक्रीट को कहां पे, किसी अपर लेवल पे लेके जा रहे हो।
खुद से समझो बात को, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अगर आप यहाँ से लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्या चाहोगे कि कंक्रीट फ्लो करे इजीली। आप क्या चाहोगे कि कंक्रीट इजीली फ्लो करे, क्योंकि अगर वो फ्लो नहीं करेगी ना तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इसको यहाँ से ऊपर पंप करने के लिए। तो अगर कंक्रीट खुद से खुद फ्लो करवाना चाहते हो तो वर्केबिलिटी कैसी चाहिए? हाई वर्केबिलिटी चाहिए, हाई वर्केबिलिटी चाहिए। आई थिंक ये सारे एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड मेरी तरफ से मतलब अब जाकर आपका ये वर्केबिलिटी वाला पार्ट खत्म हुआ है। वर्केबिलिटी वाला पार्ट अब जाके खत्म हुआ है। क्या वैल्यूज होती हैं, क्या टेस्ट हैं, वो सारी चीजें जाके अब जाके आपकी खत्म हुई हैं। एक बार यहाँ तक कंफर्म करो, फिर अपना दोबारा से सेकंड पीडीएफ ओपन कर लो। जस्ट इसको ये टॉपिक खत्म कराना था, यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा बचा हुआ था, इसको रीड कर लो एक बार और उसके बाद दोबारा से अपनी सेकंड वाली फाइल की तरफ आ जाओ जो मैंने आज मॉर्निंग में भेजी है आपको। जो फाइल मैंने आज आपको मॉर्निंग में भेजी है दोबारा से उस वाली फाइल की तरफ आ जाइए। इसको रीड कर लो, करना है तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, फिर से अपनी दूसरी वाली फाइल ओपन कर लो। एक्सट्रीमली लो वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सट्रीमली लो वाले पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रीकास्ट पेविंग स्लैब्स, प्रीकास्ट पेविंग स्लैब्स एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एक्सट्रीमली लो वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि एक तो मेंबर बहुत बड़े होते हैं। पेमेंट में यूज करोगे जो आप स्लैब, काफी बड़ा साइज होता है उनका। अगर साइज बड़ा है तो आप आराम से उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हो। स्पेस आपके लिए काफी, स्पेस आपके पास काफी अवेलेबल है, स्पेस आपके पास काफी अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, रीइंफोर्समेंट बहुत बहुत कम होता है। रीइंफोर्समेंट बहुत बहुत कम होता है। रीइंफोर्समेंट अगर कम है तो फिर भी आपको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको आराम से कॉम्पैक्ट कर लोगे, यही रीजन है। पेमेंट में जो यूज करोगे स्लैब, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रीकास्ट पेविंग स्लैब, प्रीकास्ट पेमेंट में यूज करी जाने वाली स्लैब, साइज बड़ा होता है, रीइंफोर्समेंट कम है तो कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। वर्केबिलिटी अगर कम भी है तब भी हमारा काम चल जाएगा, हम उसको कॉम्पैक्ट कर लेंगे आराम से। बस जब वो जो 4 पॉइंट थे ना उन्हीं को पकड़ के चलना, उनसे सारे के सारे आंसर निकल जाएंगे। सो ओपन कर लिया सबने सेकंड वाली फाइल? चलो ठीक है, देखिए मतलब समझो। सो कल आपको, अब बेसिकली सेकंड फाइल पे आते हैं। सेकंड फाइल में एक पॉइंट तो मैं आपसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है कि वर्केबिलिटी कितनी चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन में डिपेंड करता है बहुत सारे पॉइंट्स पे। रीइंफोर्समेंट कैसा है, कॉम्पैक्शन कैसे करोगे, थिकनेस कैसी है, साइज कैसा है, इस पे डिपेंड करेगा। इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, इसके बाद एक नोट पॉइंट लिखा हुआ है, उस नोट पॉइंट को समझो। क्या नोट पॉइंट कहता है? इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कल दे दी थी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कल दे दी थी, आज इसके लिए राइटअप भी दे दिया है। क्या कि इफ मोर वाटर देन रिक्वायरमेंट इज एडेड टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी। मैंने आपको ये बताया था अगर आप वाटर को ज्यादा ऐड करते हो वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, उस केस में आपको सीमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। सीमेंट भी कोरस्पॉन्डिंगली आपको इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि वाटर टू सीमेंट रेशो कांस्टेंट रह पाए, जिससे कि वाटर टू सीमेंट रेशो कांस्टेंट रह पाए एंड स्ट्रेंथ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस पॉइंट के बारे में मैंने आपको कल बताया था, जब हम वर्केबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो चीज डिस्कस जब हम कर रहे थे ना, वहां पे एक फैक्टर आया था आपका वाटर कंटेंट। एक फैक्टर आया था वहां पे, कौन सा? वाटर कंटेंट। सो वाटर कंटेंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपने वाटर कंटेंट बढ़ाया फ्लूडिटी बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगा। बट अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ाकर वर्केबिलिटी बढ़ा रहे हो ना तो सीमेंट को भी क्या करो, सीमेंट को भी इंक्रीज करो जिससे कि वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या रह सके,
कांस्टेंट रह सके, अदरवाइज दिक्कत क्या हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। एज इट इज वही एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है सेम टू सेम। इफ मोर वाटर देन द रिक्वायरमेंट इज एडेड टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी, corresponding higher quantity of cement should also be added to keep the water to cement ratio constant so that strength remains the same। बताओ आया क्या समझ में पॉइंट? बोलो, सब कुछ चीज क्लियर हुई? ये पॉइंट आया समझ में? पढ़ लिया हो तो? कल ये समझाया था ना इसके बारे में, एक्सप्लेन कल कर दिया था, आज इसके लिए राइट अप दिया है जस्ट। चलो फिर देखो, आज के लिए जो मेन जो हमारे पास में पॉइंट है ना, आज जो मेन हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बेसिस पे आपकी सारी की सारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती हैं। क्या टॉपिक है? कंप्रेशन टेस्ट। इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले। क्या है टॉपिक? टॉपिक है कंप्रेशन टेस्ट। कंप्रेशन टेस्ट है, कंप्रेशन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंप्रेशन टेस्ट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जानने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं? कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। टू नो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, हम उसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें फील्ड में चाहिए वो कंक्रीट में प्रेजेंट है या नहीं है, ये चीज जानने के लिए हम उसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। वो चीज जानने के लिए हम उसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें चाहिए हमारे पर्पस में, हमारी कंस्ट्रक्शन में, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए हम उसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, इनफैक्ट कंप्रेशन टेस्ट से रिजल्ट काफी एक्यूरेट मिलेंगे आपको। बाकी जो आपके पास अदर प्रॉपर्टीज होती है ना कंक्रीट की, लाइक उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ, उसकी शियर स्ट्रेंथ, इन चीजों को आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ, इन चीजों को आप एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हो, उन सारे के सारे पैरामीटर्स को, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ को रिलेट कर लेते हो किसके साथ में? उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ में। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ में आप उनको रिलेट कर लोगे। भाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से जो रिजल्ट मिलेंगे आपको वो काफी हद तक एक्यूरेट होंगे, मतलब एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होंगे लेकिन काफी हद तक सही होंगे। तो आप क्या करोगे, बेसिकली आप क्या करोगे, आप जो उसकी अदर प्रॉपर्टीज है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेंथ है, आप उन प्रॉपर्टीज को उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ रिलेट कर लेते हो। क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ को एग्जैक्टली पता करने का आपके पास सही तरीका अवेलेबल नहीं है, तो आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ को एक ऐसे पैरामीटर के साथ रिलेट कर लिया जिसके रिजल्ट्स आपको पता थे। वो कौन सा पैरामीटर है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इसीलिए क्या ऑब्जर्वेशन बताई गई है आपको कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1/10 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अप्रोक्सीमेटली 1/10 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर में। कितना होता है? लगभग 1/10 होता है, 1/10 होता है लगभग। तो यहाँ से मतलब समझिए, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें चाहिए फील्ड में, वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब कंप्रेशन टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे, उसी रिजल्ट के बेसिस पे आपने उसकी अदर प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रखा है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को, उसकी बेंडिंग स्ट्रेंथ को इंपेरिकली रिलेट कर रखा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 1/10 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। टेंसाइल स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 1/10 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। यहाँ पे शुरू कर रहे हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। क्या है बेसिकली, इसके बारे में समझेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट, इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में। देखो क्या मतलब है इसका, देखिए मीनिंग क्या है। तो इस टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करा जाता है कंक्रीट के ऊपर, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जज करने के लिए आप ये टेस्ट करते हो। टेस्ट किया जाता है किसके ऊपर? स्पेसिमेंस के ऊपर। टेस्ट करते हो आप किसके ऊपर? स्पेसिमेंस के ऊपर। अब वो जो स्पेसिमेन की शेप है दैट मे बी क्यूब,
that may be cylinder, that may be prism, that may be prism। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही तैयार हो गया। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जो टेस्टिंग करते हो आप, कौन कौन सी शेप के आप स्पेसिमेंस यूज कर सकते हो? शेप क्या हो सकती है स्पेसिमेन की? तो जो कंक्रीट है आपके पास में, जो साइट पर कंक्रीट आई है जिसकी आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है, आप उस कंक्रीट से स्पेसिमेन बनाओगे। आप उस कंक्रीट का सैंपल लोगे, उस कंक्रीट के सैंपल को लेके आप उससे अलग अलग शेप के स्पेसिमेन बना सकते हो। किस किस शेप के बना सकते हो? क्यूब बना सकते हो, सिलेंडर बना सकते हो, प्रिज्म बना सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि ये तो मैंने आपको एक जनरल चीज बताई है कि जो भी सैंपल आया उससे आप क्या बनाओगे? स्पेसिमेन बनाओगे। स्पेसिमेंस की शेप क्या हो सकती है? क्यूब शेप के हो सकते हैं, सिलेंडर शेप के हो सकते हैं, या फिर प्रिज्म शेप के हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप बात करोगे तो इंडिया में जो जो प्रिज्म है ये यूज नहीं करा जाता है। वेरी वेरी अनकॉमन, यूज नहीं करते हैं प्रिज्म। अदर कंट्रीज में यूज करते हैं, इंडिया में यूज नहीं करते हैं। तो शेप क्या क्या हो सकती थी? क्यूब हो सकता था, सिलेंडर हो सकता था, प्रिज्म हो सकता था, ये तो जनरल चीज है। बट इंडिया के हिसाब से प्रिज्म यूज नहीं करते। इंडिया में यूज करते हैं हम जनरली क्या? इंडिया में यूज करते हैं हम जनरली क्या? क्यूब्स। और ये क्वेश्चन है आपका कि द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ द कंक्रीट इज टू बी डन। किस तरह के शेप के स्पेसिमेन बनाते हो आप हमारे यहाँ पे? क्यूब शेप के स्पेसिमेन बनाते हो, क्यूब शेप के स्पेसिमेन बनाओगे आप। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सिलेंडर भी बनते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? क्यूब इज मोस्ट कॉमन। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई क्या स्पेसिमेन बनाए जाते हैं? क्यूब शेप के स्पेसिमेन बनाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। तो क्यों करते हैं वो आपको बताया। दूसरा आपको ये बताया, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग कैन बी डन बाय मेकिंग द स्पेसिमेंस ऑफ क्यूबिकल शेप, सिलिंड्रिकल शेप, प्रिज्म शेप। बट इंडिया में प्रिज्म वगैरह यूज नहीं करते हैं। इंडिया में क्या यूज करा जाता है? मोस्ट कॉमनली क्यूब यूज करी जाती है, क्यूब्स यूज करी जाती है इंडिया में। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, नोट्स भी पढ़ते रहो साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है टेस्टिंग ऑन स्पेसिमेन ऑफ द शेप क्यूब्स, सिलेंडर एंड प्रिज्म। ठीक है, दी शेप्स कैन बी यूज, ये सब शेप यूज की जा सकती हैं। प्रिज्म इज नॉट कॉमन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में प्रिज्म जो है वो कॉमन नहीं है। इन आवर कंट्री प्रिज्म इज नॉट कॉमन। इन आवर कंट्री प्रिज्म इज नॉट कॉमन। अब आती है साइज की बात। ये जो क्यूब के साइज की हमने बात करी ना, अब इनके साइजेस की बात कर लेते हैं। जो क्यूब का साइज है, साइज लेके चलते हैं हम कितना? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, इस साइज की क्यूब्स बनाई जाती है इंडिया में। दूसरा क्वेश्चन आया आपके पास में, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज टू बी डन, compressive strength testing of the concrete is to be done, the size of the specimen, the size of the cube specimen selected will be what? ये साइज के क्यूब बनाते हो इंडिया में आप उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साइज के क्यूब बनाते हो आप इंडिया में उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। बट हाँ, ये जो है क्यूब्स सर शेप से टेस्ट स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ में चेंज आता होगा। अभी चलने दो आगे आपके पॉइंट। ये जो क्वेश्चन है ना, सारे के सारे खुद से खुद क्लियर हो जाएंगे कि सर शेप से टेस्ट स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, सारे के सारे खुद से खुद क्लियर हो जाएंगे। बस एक बार टॉपिक को आगे चलने दो। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका कि भाई बिल्कुल स्ट्रेंथ में चेंज आता है, बट स्ट्रेंथ में चेंज क्यों आता है, कितना आता है, कैसे आता है, क्या कारण है, वो सारी चीजें आएंगी, डिस्कस होंगी धीरे धीरे। अभी इसी टॉपिक में डिस्कस होंगी सारी, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। ठीक, हाँ। सो मोस्ट कॉमनली इंडिया में क्यूब यूज करी जाती है जिनका साइज कितना होता है? 15 इंटू 15 इंटू 15 होता है मोस्ट कॉमनली। आया समझ में? ये हमें समझ में आता है। चलिए, बट एक बात समझना आप, ये तो मोस्टली हमारी कंट्री में यूज करते हैं। 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर की क्यूब्स बनाते हो आप इंडिया में मोस्टली। बट ये वाला जो साइज है ना, ये जनरली हमारा कोड क्या कहता है कि अगर आपका जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर ये 20 mm से ज्यादा है, तब आप इस साइज की क्यूब्स बनाओगे। आया समझ में? जो कि जनरली होता भी है, जो कि जनरली होता भी है। तो क्या बताया गया आपको कि भाई क्यूब्स बनाते हैं इंडिया में जिनका साइज मोस्टली क्या रहता है? 15 इंटू 15 इंटू 15 रहता है। कोई पूछेगा क्या साइज की क्यूब बनती है? 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर की ही क्यूब बनती है। बट ये आपको बताया गया कि अगर मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट, अगर साइज ऑफ द एग्रीगेट 20 mm से बड़ा आप यूज कर रहे हो ना, इन दैट केस आप इस साइज की क्यूब्स बनाओगे। बट अगर आपका सपोज साइज ऑफ द एग्रीगेट, अगर साइज ऑफ एग्रीगेट, अगर साइज ऑफ एग्रीगेट लेस है किससे? 20 mm से, तो उस केस में आप 10 सेंटीमीटर इंटू
10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर की क्यूब के लिए भी जा सकते हो, इसके लिए भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्यूब बनाते हैं, साइज क्या रहता है 15 इंटू 15 इंटू 15 रहता है, पूछेगा तो यही बताएंगे 15 इंटू 15 की क्यूब बनाई जाती है। लेकिन जनरली कब, जब मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट 20 mm से ज्यादा आता है। अगर 20 mm से कम हो जाए साइज, तो उस केस में आप 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए भी जा सकते हो, इस साइज के लिए भी हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो आपको बताया साइजेस अबाउट द क्यूब्स के क्या साइज रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर भी यूज कर ले रहे हैं आज के टाइम पे। सिलेंडर का यूज इनफैक्ट आज के टाइम पे कॉमनली बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, वो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर बेसिकली, सिलेंडर में क्या डायमेंशन रहेंगी सिलेंडर की, एक तो हाइट होती है, एक तो हाइट होगी सिलेंडर की, आप या तो हाइट बोल दो या फिर आप लेंथ भी बोल सकते हो, या तो हाइट बोल दो या फिर लेंथ बोल दो। दूसरा क्या होगा सिलेंडर का, दूसरा होगा डायमीटर उसका, दूसरा होगा डायमीटर। सो जनरली सिलेंडर की जो लेंथ रखी जाती है वो रखते हैं 30 सेंटीमीटर तक। कितनी रखते हैं, 30 सेंटीमीटर रखते हैं। एंड इसका जो डाया रखा जाता है ना, वो रखा जाता है 15 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन चल रही है आपकी, जितनी भी चल रही है। मैंने बताया था जो भी डायमेंशन बताएंगे यहाँ पे वो सब इंपॉर्टेंट है, जो नहीं बताएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सिलेंडर हाइट या लेंथ कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका डायमीटर कितना होता है सिलेंडर का, 15 सेंटीमीटर इसका डाया लेके चलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइट टू डाया का जो रेशियो आप मेंटेन करके चलते हो, दैट इज मेंटेन्ड एज 2:1। 2:1 रेशियो आप मेंटेन करके चलते हो। क्या रेशियो लेके चलते हो आप, 2:1 रेशियो लेके चलते हो। अब आप एक काम करो, आपकी जो पीडीएफ फाइल है, उस पीडीएफ फाइल में स्टार्टिंग का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग है ना, इसके बारे में कुछ पॉइंट पढ़ के देखो, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पढ़ के देखो जरा, एपरेटस तक पढ़ के देखो, पढ़ो जरा, फिर मुझे मतलब कमेंट करो कि हाँ पढ़ लिया है। पढ़ते ही कमेंट करना। पढ़ो, खुद से कुछ समझ में आ जाएगा। पढ़ लिया, आया समझ। तो जैसे पढ़ा होगा वहां पे, पढ़ के चीजें रिलेट हो गई होंगी ना, पढ़ते ही चीजें रिलेट हो गई होंगी, आसानी से समझ में आया होगा सब कुछ। और ये सारे के सारे जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना आपको, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। आप क्वेश्चन करोगे उठा के कॉन्क्रीट के, हर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, हर टॉपिक पे। सो यहाँ तक रीड कर लिया है ना सबने, देखो अब नेक्स्ट देखो। सो ये तो आपको बताया जस्ट कि भाई, ये तो आपको जस्ट ये बताया कि भाई क्या स्पेसिमेन रहेगा, क्यूबिकल रहेगा, सिलेंडर भी हो सकता है, बट इंडिया में मोस्ट कॉमनली क्यूब है। साइज क्या रहता है, 15 इंटू 15 इंटू 15 मोस्ट कॉमन साइज है। 10 पर भी आ सकते हो अगर साइज एग्रीगेट का कम हो जाए तो। ट्रीज कॉमन नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन अदर कंट्रीज में यूज कर लेते हैं। देखो जरा नेक्स्ट क्या है। एपरेटस के बारे में बात करेंगे तो एपरेटस क्या है, यस अगर एपरेटस के बारे में बात करेंगे तो एपरेटस क्या रहेगा आपका, एपरेटस क्या रहेगा आपके पास में, एपरेटस विल बी, एपरेटस रहेगा आपके पास में, एपरेटस 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 होगा आपके पास में। एक तो टैंपिंग रोड होगी। टैंपिंग रोड के बारे में तो कल भी देखा था आपने। क्या कोई बताएगा कि सर टैंपिंग रोड की हाइट कितनी होती है, बताओ हाइट कितनी होती है टैंपिंग रोड की, बोलो हाइट कितनी होती है टैंपिंग रोड की। हाइट कितनी होती है टैंपिंग रोड की, यस देखो 16 mm बता रहे हो आप। 16 mm तो डायमीटर होता है, 16 mm तो टैंपिंग रोड का डायमीटर होता है। हाइट कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर तक हाइट होती है। एंड डाया कितना होता है, डाया होता है 16 mm तक इसका डायमीटर होता है। सो डाया होता है 16 mm, हाइट होती है 60 सेंटीमीटर। पर्पस क्या है टैंपिंग रोड का, पर्पस भी तो बता दो। पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, टैंपिंग रोड क्यों यूज करते हैं, पर्पस क्या है, कॉम्पैक्शन, यस पर्पस होता है फॉर द कॉम्पैक्शन पर्पस। कॉम्पैक्शन इसका एक पर्पस है, कॉम्पैक्शन करना, कॉम्पैक्शन के लिए यूज करते हैं। अब देखो होगा क्या ना यहाँ पे,
यहाँ पे होगा क्या कि जो भी आपका कंक्रीट है, जो भी आपका कंक्रीट है, उस कंक्रीट को आप फिल करोगे किसके अंदर। अच्छा, एक यहाँ पे अपरेटस में क्या है, टैंपिंग रोड आया, टैंपिंग रोड आया, पर्पस क्या है, कॉम्पैक्शन कराना, हाइट बता दिया, डायमीटर बता दिया। क्या होगा यहाँ पे, क्यूबिकल शेप के मोल्ड होंगे। आप क्यूब बनाना चाहते हो, अगर आप कंक्रीट का क्यूब बनाना चाहते हो तो क्यूब बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्यूब बनाने के लिए आप कंक्रीट के लिए क्यूबिकल मोल्ड ही यूज करोगे। आप कंक्रीट का क्यूब बनाना चाहते हो, अगर क्यूब बनाना है तो आपको कैसी शेप का मोल्ड यूज करना पड़ेगा, क्यूबिकल शेप का मोल्ड यूज करना पड़ेगा। तो आपके पास में क्या होता है, एक क्यूबिकल शेप का मोल्ड भी होता है, एक क्यूबिकल शेप का क्यूब शेप का मोल्ड भी होता है, एक क्यूब शेप का मोल्ड होता है। अब आप क्या करोगे, इस मोल्ड के अंदर जो भी आपका कंक्रीट का सैंपल है, जो भी आपका कंक्रीट का सैंपल है जिसकी भी आप स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हो, आप इस क्यूबिकल, अच्छा देखो, जैसे अगर आप क्यूब बनाना चाहते हो तो क्यूबिकल मोल्ड यूज करोगे, सिलेंडर बनाना चाहते हो तो सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज करोगे। तो क्या यूज करोगे, सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज करोगे। अगर सिलेंडर बनाना है तो सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज करोगे। तो हुआ क्या यहाँ पे कि भाई आपने कंक्रीट की, जिस भी कंक्रीट की आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी थी, आपने वो कंक्रीट उठाई, आपने वो कंक्रीट उठाई। आप उस कंक्रीट को उठाकर क्या कर रहे हो, जो बेसिकली आपके पास मोल्ड है ना, ये जो मोल्ड है आपके पास में, आप क्या करोगे, उस कंक्रीट को इस मोल्ड के अंदर फिल करोगे, उस कंक्रीट को आप इस मोल्ड के अंदर फिल करोगे। बट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, आप क्या करोगे, लेयर्स में फिल करोगे, और एक लेयर की हाइट कितनी रखोगे, जनरली 5 सेंटीमीटर तक एक लेयर की हाइट रखोगे, एक लेयर की हाइट रखोगे 5 सेंटीमीटर तक। बेसिकली अगर आप 15x15 की बात करोगे ना, तो आपके पास 3 लेयर्स आ जाएंगी। अगर आप बात करोगे सिलेंडर के बारे में तो 30 सेंटीमीटर की हाइट है, तो आपके पास 6 लेयर्स आ जाएंगी। तो आप क्या करोगे, क्यूबिकल मोल्ड यूज करोगे अगर क्यूब बनानी है, सिलेंडर यूज करोगे अगर सिलिंड्रिकल बनाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पे आप फिल करोगे उस सैंपल को इस मोल्ड के अंदर, बट लेयर्स में फिल करोगे। किस में फिल करोगे, लेयर्स में। और उस लेयर की हाइट कितनी रहेगी, 5 सेंटीमीटर उस लेयर की हाइट रहेगी। तो आपने क्या करा, कंक्रीट को फिल करा मोल्ड के अंदर, एक लेयर डाली आपने 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की एक लेयर डालने के बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट, विद दी हेल्प ऑफ टैंपिंग रोड, विद दी हेल्प ऑफ टैंपिंग रोड आप क्या करोगे, वहां पे कॉम्पैक्ट करोगे उसको, उस सैंपल को जो आपने मोल्ड के अंदर डाला है, आप उसको कॉम्पैक्ट करोगे किसकी हेल्प से, विद दी हेल्प ऑफ द टैंपिंग रोड। नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट में आता है वो आता है कि आपके पास नंबर ऑफ ब्लोज वाला पॉइंट, कि कितने नंबर ऑफ ब्लोज आपको देने हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या आया कि भाई कितने नंबर ऑफ ब्लोज आपको देने हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप 15 सेंटीमीटर की क्यूब यूज कर रहे हो, अगर आप 15 सेंटीमीटर की क्यूब यूज कर रहे हो, सो इन दैट केस द नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर शुड नॉट बी लेस देन 35। 35 से कम नहीं होने चाहिए एक लेयर पे। ये पर लेयर लिखा है यहाँ पे 35 कब है, अगर 15 सेंटीमीटर की क्यूब यूज कर रहे हैं तो। उसके इस केस में क्या बताया, 35 बताया है, अगर 15 सेंटीमीटर की क्यूब यूज कर रहे हैं तो इससे कम नहीं होना चाहिए पर लेयर। क्लियर है। सो नंबर ऑफ ब्लोज 35 नंबर से कम नहीं होने चाहिए एक लेयर पे, अगर 15 सेंटीमीटर की क्यूब यूज करी तो। अगर सपोज बाई चांस आप 10 सेंटीमीटर वाली क्यूब पे जाते हो, अगर आप 10 सेंटीमीटर वाली क्यूब पे जाते हो, तो उस केस में नंबर ऑफ ब्लोज 25 से कम नहीं होने चाहिए। और ये किस पे है, पर लेयर पे है, ये किस पे है, पर लेयर पे है। अगर आप सिलेंडर पे जाते हो तो सिलेंडर में ये नंबर ऑफ ब्लोज आपके 30 पर लेयर से कम नहीं होने चाहिए, 30 पर लेयर से कम नहीं होने चाहिए। आया समझ में। अब देखो उसी को आगे रीड करो, जहां पे आपने छोड़ा था ना, एपरेटस वाला पार्ट रीड करो थोड़ा, जो समझा है वही लिखा है एज इट इज, जो समझा है वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो एक बार, देख लो चेक करके, एज इट इज वही सेम चीज लिखी हुई है। सर नंबर ऑफ ब्लोज क्यों वेरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज क्यों वेरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज क्यों वेरी कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्लोज वेरी कर रहे हैं। रीजन क्या है, नंबर ऑफ ब्लो प्रोवाइड करने का, नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड करने का पर्पस है हमारा क्या, कॉम्पेक्शन करना, कॉम्पेक्शन करना पर्पस है। अब कॉम्पेक्शन के लिए हमने नंबर ऑफ ब्लो वेरी इसलिए कर रखे हैं क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द मेंबर, दैट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ मेंबर, दैट विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ मेंबर। अगर आप देखोगे तो 10 सेंटीमीटर साइज है, 10 सेंटीमीटर साइज है मेंबर का, छोटा मेंबर है, इजीली कॉम्पैक्ट हो जाएगा, आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर वाले में बड़ा साइज का मेंबर है, बेसिकली वहां पे आपको ज्यादा नंबर ऑफ ब्लो देने पड़ते हैं कंक्रीट को और ज्यादा पास लेकर आने के लिए। तो जस्ट कॉम्पेक्शन का एक्सेंट अलग अलग रहता है, अलग अलग शेप के मेंबर्स में, अलग अलग साइज के हिसाब से, तो इसीलिए नंबर ऑफ ब्लोज वेरी करवा रखे हैं, एंड दैट इज अवर कोडल प्रोविजन ओनली। रीजन क्या है, वही कॉम्पेक्शन इसका रीजन है बस। बोलो पढ़ लिया सबने।
चलो अब नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। सो बहुत आराम से इसको लेके चल रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अब आप क्या करोगे, आपने कंक्रीट को फिल कर दिया मोल्ड के अंदर, कंक्रीट को फिल करा मोल्ड के अंदर, उसको प्रॉपर तरह से आपने कॉम्पैक्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे, वो जो सैंपल बना ना आपका, जो आपका क्यूबिकल सैंपल बना है, आप उसको क्या करो, कीप दैट सैंपल इन अ प्लेस फ्री फ्रॉम दी वाइब्रेशंस, कीप दैट सैंपल इन अ प्लेस फ्री फ्रॉम दी वाइब्रेशंस, और उसको एयर में रखोगे लगभग कितने टाइम के लिए, उस सैंपल को एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई किसी तरह का ज्यादा वाइब्रेशन टाइप ना हो, मतलब ज्यादा कोई अंडुलेशंस ना हो, एक प्लेन लेवल सरफेस पे रखो उसको लगभग कितने टाइम के लिए, लगभग 24 प्लस माइनस हाफ आवर्स के लिए। कहाँ पे रखोगे, एयर में रखो इसको। कहाँ पे रखो इतने टाइम के लिए, एयर में रखो। कितने टाइम के लिए, लगभग 24 घंटे के आसपास रखोगे इसको। कहाँ पे, एयर में। ठीक है, एयर में रखोगे इसको लगभग कितने टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए एयर में रखोगे। उस एयर का, उस एटमोस्फेयर का, जिस एटमोस्फेयर में आप इसको रख रहे हो ना, उसकी ह्यूमिडिटी लगभग होनी चाहिए 90% के आसपास। ह्यूमिडिटी 90% होगी। टेम्परेचर कितना होगा उस एरिया का, टेम्परेचर होगा 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा। 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होगा। तो आपने क्या करा, वो जो सैंपल था उस सैंपल को कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसको 24 घंटे के लिए कहाँ पे रखो, उसको एयर में रखो। एयर में रखो उसको 24 घंटे के लिए, एयर में रखो 24 घंटे के लिए, जिसकी ह्यूमिडिटी लगभग कितनी होनी चाहिए, 90% तक। कितने टाइम के लिए, 24 प्लस माइनस हाफ आवर्स के लिए। टेम्परेचर इस रेंज में रहना चाहिए। अब आप क्या करोगे, आफ्टर द 24 आवर्स इसको निकालिए यहाँ से बाहर। 24 घंटे के बाद इसको यहाँ से बाहर निकालो। 24 घंटे के लिए 24 घंटे के बाद इसको एयर में रखने के बाद इसको यहाँ से बाहर निकाल लो। इसको यहाँ से ह्यूमिडिटी 90%, 90 ह्यूमिडिटी कितनी है, 90% है ह्यूमिडिटी, है 90। अब ठीक है, ह्यूमिडिटी कितना है, 90% है। ठीक है, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, क्या, अच्छा ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। हमारी जो एयर है उसके अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी, हमारी एयर में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। एयर में जो आसपास की सराउंडिंग एयर है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्लियर है। सो ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, लगभग 90% तक होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, लगभग 90% तक ह्यूमिडिटी की वैल्यू सजेस्ट करी गई है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 24 घंटे बाद इस सैंपल को यहाँ से बाहर निकालोगे। यहाँ से इसको बाहर निकालोगे और इसको क्या करोगे, एक वाटर के अंदर डिप करवा दोगे। इसको क्या करोगे, इस वाटर के अंदर आप, एक वाटर होगा, वाटर के अंदर क्या करोगे, इस सैंपल को आप डिप कर दोगे। किसके अंदर, वाटर के अंदर। और इस सैंपल को आप वाटर के अंदर ही डिप करके रखोगे लगभग कब तक, इसको आप वाटर के अंदर ही डिप करके रखोगे लगभग कब तक, जब जस्ट आपको टेस्टिंग करनी हो, उस टेस्टिंग के जस्ट पहले तक। यानी कि सपोज करो आपको टेस्टिंग करनी थी, सपोज 7 डेज पे, आपको टेस्टिंग करनी थी 7 डेज पे, या फिर लेटर सपोज आपको टेस्टिंग करनी थी 28 डेज पे, आपको टेस्टिंग करनी थी 28 डेज पे। सो 7 डेज पे टेस्टिंग करनी थी या फिर 28 डेज पे टेस्टिंग करनी थी। तो आपने सैंपल को यहाँ पे एयर में रख दिया, एयर में रखने के बाद आपने उसको कहाँ पे डाल दिया, वाटर में डाल दिया। तो आप क्या करो, सपोज अगर आप 7 दिन बाद उसको टेस्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उसको 7 दिन तक ही इसके अंदर रखोगे। मतलब टेस्ट करने से जस्ट पहले तक, आप उसको वाटर में डिप करके रखो। सपोज आप क्या करोगे, 7 दिन के लिए, 7 दिन पे टेस्टिंग करना चाहते हो, तो जिस दिन आप टेस्टिंग करना चाहते हो उससे जस्ट पहले इस सैंपल को बाहर निकाल कर लेकर आओ वाटर से। आए समझ में। तो बेसिकली जब, जिस एज पे आपको टेस्टिंग करनी है उस टेस्टिंग के जस्ट पहले तक उसको वाटर में डिप करके रखो, और जब आप उसकी टेस्टिंग करना चाहते हो उसको, उसकी टेस्टिंग से जस्ट पहले क्या करोगे, बाहर निकाल के लेके आओगे। टेस्टिंग से जस्ट पहले उसको बाहर निकाल कर लेकर आओगे। बेसिकली इसको वाटर में डालने का पर्पस क्या है, हम इसको वाटर में डिप कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस सिंपल है। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है, हम इस सैंपल को वाटर में डाल के रख रहे हैं, इसका रीजन क्या है, टेस्टिंग के जस्ट पहले तक, इसका रीजन क्या है, बेसिकली इसका रीजन बताइए। इसका रीजन क्या है, यस करेक्ट, बिल्कुल। कल आपको पॉइंट बताया था क्यूरिंग के बारे में। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, आप उसको मॉइस्चर धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाते हो, जिससे कि जो मॉइस्चर आपने उसमें ऐड करवाया था ना मेकिंग के टाइम पे, वो इवेपोरेट हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ का लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, उसको क्यूर कर रहे हो, आपने उसको पानी में डाल के रख दिया, जिससे वो मेंबर आपका क्या होता रहेगा, क्यूरिंग उसकी होती रहेगी, जो मॉइस्चर का लॉस हो रहा है ना वहां पे, वो अफेक्ट नहीं डालेगा जिससे। तो बेसिकली इसको वाटर में डालने का रीजन क्या है, इसको वाटर में डालने का रीजन है आपका क्या, क्यूरिंग। इसको वाटर में डालने का रीजन होता है क्यूरिंग करना, ये रीजन है। अब आपने क्या करा,
इसको बाहर निकाला सैंपल को यहाँ से, सैंपल को यहाँ से बाहर निकालने के बाद आप क्या करोगे, इसको सीटीएम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर लेकर जाओगे। इसके अंदर लेकर जाओगे, सीटीएम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर लेकर जाओगे। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर लेकर जाने के बाद आप इसके ऊपर क्या करवाओगे, एक यूनिफॉर्म रेट से लोड अप्लाई करवाओगे, एंड दैट रेट ऑफ यूनिफॉर्म लोडिंग शुड बी 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। लगभग इस रेट से आप क्या करवाओगे, यहाँ पे लोडिंग अप्लाई करवाओगे 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट। इस रेट से आप यहाँ पे लोडिंग अप्लाई करवाओगे। क्लियर है चीज? अब आई थिंक आप लोगों ने सीटीएम से वर्क करा भी होगा, शायद सबके कॉलेजेस में भी ये टेस्टिंग होती है। तो क्या करते हो, क्यूब बनाते हो, उसको निकाला, सीटीएम के अंदर रखा उसको। अब एक ऊपर क्या होता है, एक सर्कुलर सा हैंडल सा होता है ना, आप उसको घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे घुमाते रहोगे, ऊपर लोड बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। जिस समय पे सैंपल फेल हो जाएगा, उस समय पे सडन आपको जो रीडिंग वाली गेज होती है वो एकदम से सडनली किक बैक करती है। जिस समय पे ऐसा हुआ ना, आप समझ लो आपका सैंपल फेल कर चुका है। सो रेट क्या रहेगा लोडिंग अप्लाई करने का, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से क्या करोगे, इसके ऊपर लोडिंग अप्लाई करवाओगे। कब तक, जब तक आपका सैंपल फेल नहीं कर जाता कंप्रेशन में। सो यहाँ तक की कहानी बताइए, सबको क्लियर हुई या नहीं हुई? यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है सबको? अच्छा, उसकी रीडिंग कर लो एक बार जरा, उसको रीड कर लीजिए एक बार रीड कर लो उसको ना, जो फाइल भेजी हुई है उसको रीड कर लो एक बार। मतलब यहाँ तक का पार्ट जस्ट रीड करो, उसके बाद आगे चलते हैं फिर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी बहुत सारी चीजें में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक की चीजों को अभी जस्ट रीड करो एक बार। रीड कर लिया? बोलो सर। जो मेकिंग क्यूब वाला पॉइंट पूरी प्रिपरेशन के लिए टाइम पे का टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर यस प्रिपरेशन के टाइम का नहीं, टेम्परेचर आपका वो है जहां पे आप क्यूब्स को स्टोर कर रहे हो, जिस प्लेस पे आप क्यूब को रख रहे हो ना, उस प्लेस का टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए। आपको बताया कि भाई 24 घंटे के लिए लगभग आपको क्यूब को रखना है उठा के, कहाँ पे, एयर में। तो जिस प्लेस पे आप एयर में उठा के, अच्छा ये 22 से 32 अभी मैं बता रहा हूँ ये कौन से वाला है, इसके इस पर मैं आ रहा हूँ अभी जस्ट, इस पे वेट करो थोड़ा सा, इसका वेट करो, इसका मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट। ऊपर वाला टेम्परेचर बताओ क्लियर है नहीं, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस वाला। आपको जस्ट ऊपर तक ही रीड करना था, सारा रीड नहीं करना था अभी। देखो क्या है, अब इसमें क्या बताया गया है आपको कि भाई, हाँ ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। तो इसमें कुछ प्रोविजन हो रहे हैं हमारे पास, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स, जो मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स आप एटलीस्ट 3 तो टेस्ट करोगे। देखो क्या होता है ना, कंक्रीट जो आपकी साइड पे आती है वो आती है बैचेस में। ऐसा नहीं होता कि आपने 15 मीटर क्यूब एक साथ वहां पे मंगवा के रख लिया है, धीरे धीरे कंक्रीट आती रहती है। एक बैच आया कंक्रीट का, जैसे स्टूडेंट्स के बैच होते हैं ना, आज एक बैच आया है, कल दूसरा बैच आएगा, परसों तीसरा बैच आएगा, नेक्स्ट डे फोर्थ बैच आएगा। सिमिलरली कंक्रीट भी किस में आती है, बैचेस में आती है। सपोज आपके पास में कोई एक बैच आया कंक्रीट का, कहाँ पे, साइट पे कोई एक बैच आया कंक्रीट का साइट पे, तो आपने क्या करा, उस बैच में से क्या करा, कंक्रीट को निकाला और उससे एक क्यूब बना लिया, दूसरा सैंपल निकाला, इससे दूसरा क्यूब बना लिया, और ये तीसरा सैंपल निकाला, इससे तीसरा क्यूब बना लिया। तो यहाँ पे बोलने का मतलब ये है हमारा कि भाई कोई भी सपोज आपके पास में एक बैच आया है कंक्रीट का साइट पे, तो उस बैच में से आप कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ 3 क्यूब्स जरूर सेलेक्ट करोगे। इसका रीजन क्या होता है कि आप जितना ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स को बढ़ाते रहोगे, उतना ज्यादा आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, एक्यूरेट डाटा मिलेगा उतना ज्यादा। अगर सपोज करो मेरे पास 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, मेरे पास 100 बच्चों की क्लास है, मैं उस क्लास के बच्चों का पढ़ने
मैं बेसिकली कितना मतलब एक तरह से उस क्लास में बच्चों के मार्क्स को पता करना चाहता हूँ कि भाई इस क्लास में बच्चों के मार्क्स लगभग कितने रहते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैंने एक बच्चे को उठाया, एक बच्चे के मार्क्स पता किए और उससे मैं पूरे पूरे के पूरे बैच का आइडिया लगा लूं कि हाँ इस क्लास में बच्चों के मार्क्स इतने आते हैं। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं उस क्लास में 15 बच्चों को उठाऊं, 10 बच्चों को उठाऊं, 20 बच्चों को उठाऊं, उनके मार्क्स पता करूं, उसके बाद उस बैच के उस क्लास के मार्क्स के बारे में आइडिया लगाऊं। ऑब्वियसली जब मैं 15 से 20 बच्चों का डाटा लूंगा तब मुझे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे एज कम्पेयर टू किसके, जब मैंने एक बच्चे का डाटा लेके उस क्लास के मार्क्स को जज करने की कोशिश करी है। क्योंकि जितना ज्यादा सैंपल बढ़ेगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लोगे उतना ज्यादा करेक्ट आपको रीडिंग मिलती जाएगी। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि अगर सपोज आपके पास में कोई एक बैच आ रहा है तो उस बैच में से कम से कम 3 सैंपल तो आपको टेस्ट करने ही हैं, कम से कम 3 सैंपल तो आपको टेस्ट करने ही हैं जरूरी, ये एक कंडीशन है आपके पास में। सो मिनिमम 3 नंबर्स ऑफ द स्पेसिमेन आर टू बी टेस्टेड, मिनिमम 3 नंबर ऑफ द क्यूब्स स्पेसिमेंस आर टू बी टेस्टेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, अब इसमें ये बताया गया, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि व्हाइल मेकिंग क्यूब्स इन द फील्ड टेम्परेचर टू बी मेंटेन इज 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तक। ये आपको बताया गया। इसका रीजन क्या है, देखो हमने जो ऊपर टेम्परेचर रखा ना यहाँ पे, हमने जो ये ऊपर टेम्परेचर रखा है यहाँ पे, एक्चुअली में क्यूब की टेस्टिंग आप साइट पर भी कर सकते हो, क्यूब की टेस्टिंग आप लेबोरेटरी में भी कर सकते हो, क्यूब की टेस्टिंग आप साइट पर भी कर सकते हो, क्यूब की टेस्टिंग आप लैब में भी कर सकते हो। लैब में आपने मिक्स डिजाइन कराया, लैब में आपने मिक्स डिजाइन करवाया, अब मिक्स डिजाइन वाला जो पर्सन है वो क्या करेगा, आपको बेसिकली वो क्यूब वगैरह की टेस्टिंग करेगा, आराम से वो क्यूब की टेस्टिंग करेगा। तो फिर सपोज आपने कहीं पे लेबोरेटरी में वर्क कर रहे हो, लेबोरेटरी में आपने कंक्रीट को कास्ट करा और आप उसकी स्ट्रेंथ का जजमेंट लेना चाहते हो, तो अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो कहाँ पे, लेबोरेटरी में, तो वहां पे आपको टेम्परेचर रखना है सराउंडिंग का कितना, 22 से 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ पे, अगर आप लेबोरेटरी में टेस्टिंग कर रहे हो तो लेबोरेटरी में अगर आप कंक्रीट कास्ट कर रहे हो और वहां पे उनको टेस्ट कर रहे हो तो, बट अगर आप यही काम कहाँ पे कर रहे हो, उनकी कास्टिंग कर रहे हो, उनको प्लेस भी करवा रहे हो कहाँ पे, फील्ड में, तो टेम्परेचर आपको बताया गया है 32 से 22 डिग्री सेल्सियस तक का। पॉइंट समझो, अगर आपने कंक्रीट की कास्टिंग करी, उसको प्लेस भी लैब के अंदर ही कर दिया, तो आप टेम्परेचर वहां पे कितना रख सकते हो, 27 से प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हो। फील्ड में अगर आप कास्टिंग कर रहे हो और वहीं पे कंक्रीट को प्लेस कर रहे हो तो 22 से 32 डिग्री तक आपको टेम्परेचर बताया गया है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर में कम वेरिएशन बताया है 27 प्लस माइनस 2, यहाँ पे टेम्परेचर में आपको वेरिएशन ज्यादा बता दिया। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करना आपके हाथ में है, लेबोरेटरी में ज्यादा आपके हाथ में है, फील्ड में टेम्परेचर को कंट्रोल करा पाना आपके हाथ में कम होगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन ज्यादा बताया है। कितना कि आप अगर फील्ड पे ही कास्टिंग कर रहे हो, फील्ड पे ही क्यूब को रख रहे हो, तो 32 से 22 डिग्री तक आप आ सकते हो। अगर आप यहीं पे लैब में ये काम कर रहे हो कि भाई कास्टिंग कर रहे हो लैब में, वहीं पे उसको प्लेस कर रहे हो, तो 27 से प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस तक आप रह सकते हो टेम्परेचर में। ये बताओ जरा, टेम्परेचर वाला पॉइंट आया नहीं आया समझ में? सो ये फील्ड के लिए था, ऊपर वाला था लेबोरेटरी के लिए। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो यहाँ तक का क्लियर है सबको या नहीं है, क्योंकि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम जाने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं अभी। बताइए सबको क्लियर है नहीं है? देखो जरा, हाँ तो क्या बताया आपको, तो यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद क्या है कि भाई रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या रहेगा लोडिंग का, 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट के रेट से आप लोडिंग अप्लाई करोगे। देन क्या है, आपने कम से कम कितने क्यूब टेस्ट करें, आपने कम से कम कितने क्यूब टेस्ट करोगे, आप कम से कम 3 सैंपल्स तो आप टेस्ट करोगे ही। अब इन 3 सैंपल्स का जो एवरेज होगा, इन 3 सैंपल्स का जो एवरेज होगा वो क्या बोलोगे आप, आपके सैंपल की कॉम्प्रेसिव, आपके सैंपल की क्या होगी, वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। दैट विल बी द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट विल बी द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, वो आपके सैंपल की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में और कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में कंफ्यूजन में नहीं आना। ये अभी जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर तो अभी हम आए ही नहीं है। सो ये इन 3 सैंपल का जो एवरेज होगा ना, लेट अस सपोज आपने फर्स्ट सैंपल की स्ट्रेंथ को चेक किया, 3 सैंपल आपने कम से कम चेक करोगे आप, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एफसी के 1 प्लस, एफसी के 2 प्लस, एफसी के मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को बोल रहा हूँ, एफसी के 3 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या आ जाएगा यहाँ से एफ एवरेज, और ये जो एफ एवरेज है दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ योर सैंपल, ये आपके सैंपल की स्ट्रेंथ होगी। बट एक और कोडल प्रोविजन है हमारे पास,
एक और कोडल प्रोविजन आपके पास में है, एंड द प्रोविजन इज दैट कि आपने एवरेज स्ट्रेंथ निकाल दी है, एवरेज स्ट्रेंथ निकाल दी, आपके पास इन तीनों क्यूब्स की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ भी तो थी, FCK1, FCK2 एंड FCK3, ये इंडिविजुअल स्ट्रेंथ भी तो थी। तो जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है, जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है ना सैंपल की, ये स्पेसिमेंस की, ये फर्स्ट स्पेसिमेन है, ये सेकंड स्पेसिमेन है, थर्ड स्पेसिमेन है, इन स्पेसिमेंस की इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का वेरिएशन एवरेज से प्लस माइनस 15% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। वेरिएशन प्लस माइनस 15% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये आपके पास कोडल प्रोविजन है। अगर वेरिएशन प्लस माइनस 15% से ज्यादा का है तो आप उस स्पेसिमेन के रिजल्ट को कंसिडर नहीं करोगे, आप उस स्पेसिमेन के रिजल्ट को कंसिडर नहीं करोगे। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। अब बताओ जरा, उसको रीड कर लो एक बार, पढ़ लीजिए उसको एक मिनट। कंप्लीट नहीं पढ़ना है अभी आपको, इस वाले पेज पे जो है ना जहाँ पे टेस्टिंग वाला लिखा हुआ है बस यहीं तक पढ़ो, आगे नेक्स्ट पेज पे मत जाना अभी, क्योंकि वहां पे अभी थोड़ा सा वो डिस्कस करना बाकी है, वो चीज समझ में नहीं आएगी। इससे पहले का पढ़ो कि एवरेज ऑफ 3 क्यूब रिजल्ट्स इज टेकन एज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बैच, एज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द बैच। जो भी बैच है उस बैच में 3 क्यूब्स जो आपने सेलेक्ट करे उनकी एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो आ रही है उसको आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोल देते हो, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बोल देते हो आपके बैच की। इंडिविजुअल क्यूब रिजल्ट का वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन प्लस माइनस 15% ऑफ द एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ये आता है पॉइंट निकल के। बता दो जरा, यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? बताइए। सो क्लियर? सो यहाँ तक का भी आपका पार्ट मतलब एक तरह से ओवर हो रहा है। अब देखो जरा, तो आपने देख लिया कि भाई टेस्टिंग कैसे करनी है, टेस्टिंग कैसे करनी है, टेस्टिंग का आपको समझ में आता है। अब नेक्स्ट आपके पास में जो आता है, क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में किसी ने कि सर अगर हम शेप वेरी करेंगे, अगर हम शेप वेरी करेंगे तो स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, वो सारे क्वेश्चन आपके, उन सब क्वेश्चंस के आपके आंसर निकल कर आ जाएंगे। अगर आप क्यूब और सिलेंडर की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली दोनों में स्ट्रेंथ वेरी करेगी, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ अगर आप क्यूब का भी साइज वेरी कर दोगे ना तो उसमें भी स्ट्रेंथ वेरी कर जाएगी। क्यूब है दोनों, ये भी क्यूब है ये भी क्यूब है, बस दोनों का साइज वेरी करा दो तब भी फर्क पड़ जाएगा स्ट्रेंथ पे। क्यूब और सिलेंडर में तो फर्क पड़ेगा ही, क्यूब क्यूब में भी फर्क पड़ जाएगा साइज वेरी करते ही। कैसे फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। वन गो में, वन फ्लो में पढ़ाना है उसको पूरा का पूरा। अगर अब स्टार्ट करूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा ले जाएगा वो, क्योंकि लगभग 1 घंटे का डिस्कशन चाहिए उस पूरे का पूरे टॉपिक पे मुझे। बीच में उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। अगर टॉपिक स्टार्ट करा तो उसको छोड़ नहीं सकते बीच में। तो कल उसको बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कल किसके बीच में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कल, क्यूब स्ट्रेंथ एंड सिलेंडर स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करेंगे आपस में। कल हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे आपस में कि भाई क्यूब स्ट्रेंथ एंड सिलेंडर स्ट्रेंथ क्या रहता है, क्या क्या वैल्यू निकल के आती है, किसकी कम होती है किसकी ज्यादा होती है, वो सारी चीजें कल आपके साथ डिस्कस होंगी। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है कल वाला जो है। क्यूब एंड सिलेंडर स्ट्रेंथ का आपस में कंपैरिजन होगा, वैल्यूज भी आएंगी, रीजन भी आएंगे निकल के। फ्रिक्शन का रोल आएगा कल आपका यहाँ पे। कल यहाँ पे किसका रोल आएगा, फ्रिक्शन का रोल आएगा, फ्रिक्शन का। कल आपको यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल देखने को मिलेगा। इन दोनों में जो वेरिएशन आता है ना स्ट्रेंथ में, उसका रीजन ही फ्रिक्शन है कि क्यों वेरिएशन आता है वो कल चीज डिस्कस करेंगे। तो आज इसको ओवर कर रहे हैं क्लास को, अपना कल आगे कंटिन्यू करते हैं दोबारा ना। आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। अब धीरे धीरे काफी चीजें आती जा रही है कॉन्क्रीट में भी। लेंथी चैप्टर है, बहुत बचा हुआ है अभी तो। अभी तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी है कॉन्क्रीट के अंदर। सो अब कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? थैंक यू।